वे इसके बिना नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी इस उद्योग में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता है। आखिरकार तकनीकी जलपिंग विदेशी देशों की तुलना में कम है। तकनीकी भंडार और बड़ी मात्रा में धन की तैयारी के बिना व्यापार केवल बुरी तरह से मर जाएगा यदि वो इस उद्योग में जल्दबाजी में प्रवेश करता है। इसलिए नेता को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग में इतना साहस होगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो इस फैसले के लिए तैयार है जो कोई गर्म फैसला नहीं है। इसलिए उनके मन में उनका एक उच्च स्थान है और वे हुआंग फैंग को बहुत महत्व देते हैं। हुआंग फैंग और सचिव टैन के बीच बातचीत सुचारू रूप से चली। सचिव टैन अब हुआंग फैंग के हाथों में ऑटोमोबाइल उत्पादन परियोजना को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए जब तक कोई उल्लंघन न हो सभी प्रक्रियाएं हरी हैं। इसके अलावा हुआंग फैंग को भूमि देते समय ये बहुत दर्दनाक और त्वरित था। उन्होंने सीधे तौर पर हुआंग फैंग को जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया। आप जानते हैं, अब वो इसे लेना चाहता है। जमीन बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग घर बनाने के लिए जमीन लेना चाहते हैं, इसलिए इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि जमीन लेना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हुआंग फैंग को स्पष्ट रूप से वर्तमान में ऐसी कठिनाइयां नहीं है। बेशक इसका आधार यह है कि उसे जमीन का पैसा खुशी खुशी चुकाना होगा। हालांकि सचिव टैन उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, उसे दी गई कीमत ज्यादा नहीं है। हुआंग फैंग को नहीं लगता कि इसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। जब हुआंग फैंग ने सचिव टैन का कार्यालय छोड़ा तो उन्होंने लगभग स्थानिक अस्थायी ऑटोमोबाइल उत्पादन कंपनी के बारे में बात की थी। ये कंपनी अभी भी हुआंग फैंग के मुंह में बनी हुई है और जब तक वो चाहे तब तक स्थापित की जा सकती है। आज भी निस्संदेह राजधानी अपनी जगह पर होनी चाहिए। आखिरकार पंजीकृत पूंजी की मात्रा हुआंग फैंग के दृढ़ संकल्प से देखी जा सकती है। सचिव टैन भी इसे बहुत महत्व देते हैं। हुआंग फैंग का इरादा सेक्रेटरी टैन को धोखा देने का नहीं था। उन्होंने पहले कहा था कि शुरुआती 5 अरब में उनके पास कम पैसा नहीं होगा। आम लोगों के लिए यह एक खगोलीय आंकड़ा है, लेकिन वर्तमान हुआंग फैंग के लिए इसे अभी भी बाहर निकाला जा सकता है और बहुत अधिक दबाव नहीं होगा। बेहतर नेतृत्व। जब हुआंग फैंग सचिव टैन के सचिव के साथ बाहर गए तो सचिव टैन के सचिव ने अचानक आने वाले व्यक्ति को नमस्ते कहा। हुआंग फैंग ने भी एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्होंने बात नहीं की, बस एक पल के लिए सिर हिलाया, क्योंकि वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। सौभाग्य से उस आदमी ने हुआंग फैंग को अपनी आंखों में नहीं देखा, वो सीधे उनके पास से गुजरा। अभी वो कौन था? उस आदमी के जाने के बाद हुआंग फैंग ने सचिव टैन के सचिव से उत्सुकता से पूछा। ये हमारे प्रांत में नंबर 2 है, सचिव टैन के सचिव ने कहा। यह वो है? हुआंग फैंग ने सिर हिलाया और कहा कि उन्होंने नंबर 2 के नाम के बारे में सुना था। सचिव टैन के आने से पहले वो वास्तव में यहाँ वक्ता थे। सबसे पहले कई लोग आगे बढ़ने में सक्षम थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक सचिव टैन हवाई जहाज से उड़ गया। तो नंबर 2 अभी भी नंबर 2 है और उसके और सचिव टैन के बीच संबंध खराब होने के लिए अभिशप्त है। वो व्यक्ति कौन है? क्विंगशेंग नंबर 2 के मुंह से भी यही सवाल पूछा गया था। वो अपने बगल वाले सचिव से पूछ रहा था और सचिव को स्पष्ट रूप से पता था कि नंबर 2 के मुंह में कौन का मतलब हुआंग फैंग था, लेकिन वो हुआंग फैंग को नहीं जानता था। तो सचिव 2 ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा था। ये स्पष्ट है कि उस व्यक्ति का सचिव इतना विनम्र हो सकता है, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हैं, किंग प्रांतीय नंबर 2 ने अपने सचिव से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1120 झाकू गांव में फिर से जाएं। ठीक है। कि प्रोविंशियल नंबर 2 के सचिव ने तुरंत जवाब में अपना सिर हिलाया। हालांकि वो हुआंग फैंग को नहीं जानता था, लेकिन इस प्रांगण में बहुत सारे रहस्य नहीं थे, इसलिए यदि वो हुआंग फैंग की पहचान की जांच करना चाहता है तो ये बहुत परेशानी भरा नहीं होगा। हुआंग फैंग के प्रांगण छोड़ने के बाद वो कंपनी की स्थापना की प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए गए। सचिव टैन के साथ हुआंग फैंग को कंपनी स्थापित करने के लिए आधे दिन की भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि हुआंग फैंग की पंजीकृत पूंजी को देखने के बाद सचिव टैन की आंखें चमक उठी और उन्होंने हुआंग फैंग का उच्च मूल्यांकन किया। धन्यवाद। सचिव झांग हुआंग फैंग ने सचिव टैन के सचिव से विनम्रतापूर्वक कहा कि इन नेताओं के आसपास के सचिवों के लिए हुआंग फैंग भी उनकी ऊर्जा को जानते हैं। कभी कभी वे शहर के उन नेताओं से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं और हुआंग फैंग को बाद में उनकी मदद की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इन लोगों के साथ व्यवहार करना बहुत विनम्र है। सौभाग्य से सेक्रेटरी टैन के सेक्रेटरी को बिल्कुल भी घमंड नहीं है, वो हमेशा हॉनेट का सम्मान करता रहा है। बॉस हुआंग ने मजाक में कहा, मैंने मदद नहीं की क्योंकि यहाँ व्यवसाय हो चुका है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। ठीक है। सचिव झांग के पास कब समय होगा? मैं आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित करूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। आपका स्वागत है। सचिव झांग ने कहा कि वो ये भी देख सकते हैं कि हुआंग फैंग का उनके प्रति बहुत अच्छा रवैया था, जिससे सचिव झांग बहुत सहज थे। हुआंग फैंग ने खुद को नीचा नहीं देखा क्योंकि सचिव टैन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सेक्रेटरी झांग भी इस बात से खुश थे। सचिव झांग को विदा करने के बाद हुआंग फैंग नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने टाइम एंड स्पेस कैटरिंग चेन चलाना जारी रखा। पहले उनका खुद का रेस्तरां खोलने का विचार था, लेकिन अब जब वो यहाँ है तो उन्होंने इसे मिलकर प्रबंधित किया। हालांकि सचिव झांग की कोई कंपनी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि यहाँ के कर्मचारी इतने भुलक्कड़ नहीं है। वे अभी भी हुआंग फैंग को याद करते हैं। वे उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने क्विंगशेंग नंबर 1 के सचिव को उनके साथ विनम्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए हुआंग फैंग ने औपचारिकताओं को बहुत जल्दी पूरा कर लिया, जबकि हुआंग फैंग अपनी कंपनी किंग प्रांतीय नंबर स्थापित करने में व्यस्त थे। हुआंग फैंग, यह एक जाना पहचाना नाम है। कंपनी पहले, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अप्रत्याशित रूप से वो आज यहाँ दिखाई दिया। जहां तक हुआंग फैंग का सवाल है, क्विंगशेंग नंबर 2 का कोई अच्छा प्रभाव नहीं है। हालांकि वे आज से पहले मिले भी नहीं है, लेकिन यह इस समय क्विंगशेंग नंबर 2 की हुआंग फैंग के प्रति नापसंदगी और शत्रुता को प्रभावित नहीं कर सकता है।
यदि यह हुआंग फैंग के लिए नहीं होता तो सचिव क्यू के पास उस खाता बही तक पहुंच नहीं होती और उनके पास टोंग कियांजुन नहीं होता। तब सचिव टैन ने किंगई प्रांत में पैर जमाने के लिए स्थिति का फायदा नहीं उठाया होता और उन्होंने अपने अधीनस्थों के सामने अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोई होती। वो किंगई प्रांत का वास्तविक नेता होता। हालांकि हुआंग फैंग की उपस्थिति और उनके हस्तक्षेप के कारण आज ये स्थिति पैदा हो गई है। ये कहा जा सकता है कि जिस कारण से उन्होंने ये स्थिति हासिल की है उसका हुआंग फैंग से गहरा संबंध है। इस मामले में क्विंगशेंग नंबर 2 पर हुआंग फैंग का अच्छा प्रभाव क्या है? वो कार उत्पादन में निवेश कैसे करना चाह सकता है? ये बहुत सारा पैसा है, उसे इतना पैसा कहां से मिला? इसके अलावा अगर परियोजना वास्तव में पूरी हो गई तो ये टैन के लिए एक और उपलब्धि होगी। किंग प्रांत नंबर 2 ने सोचा वो स्वयं। वास्तव में यदि हुआंग फैंग का ऑटोमोबाइल उत्पादन उद्यम किंगशेंग में स्थित होता है तो ये सचिव टैन या इस नंबर के लिए एक राजनीतिक उपलब्धि होगी। ये सोचते हुए नंबर 2 किंगशेंग के मन में एक विचार आया, चाहे कुछ भी हो वो हुआंग फैंग को यह उद्यम शुरू करने से रोक देगा। हुआंग फैंग को नहीं पता कि नंबर 2 किंगशेंग उसे फिर से घूर रहा है। उनकी राय में सचिव टैन की सहायता और समर्थन से कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि जाहिर है किंगशेंग में चीजें अधिक जटिल है। आखिर में क्या होगा कहना मुश्किल है। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हुआंग फैंग को झाओको गांव के ग्राम प्रधान का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो उनसे जमीन के किराए के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि हुआंग फैंग कभी वहां जाएंगे। हुआंग फैंग भी पहले समस्या का समाधान करना चाहते थे, इसलिए एक साधारण दोपहर के भोजन के बाद वो झाओको गांव चले गए। जब वो पिछली बार झाओको गांव आए तो हुआंग फैंग ने देखा कि गांव के मुखिया के पास कई आकृतियां हिल रही थी। जाहिर है वहां एक से ज्यादा लोग थे। जब हुआंग फैंग की कार नजदीक आई तो उसने इसे गलत नहीं समझा। इस बार झाओ कहवा गांव के मुखिया में अकेले नहीं थे, बल्कि उनके जैसे कई ग्रामीण वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अपनी कार को आते देखा तो उन्होंने अपनी कार की ओर देखा। हुआंग फैंग ने भीड़ में झाओ कहवा की परिचित छवि देखी। उसने अपनी कार रोकी और नीचे चला गया। अफसोस, ये बॉस हुआंग है जो आपके खेतों का ठेका लेने जा रहा है, चलिए उसे जाने देते हैं। झाओ कहवा ने हुआंग फैंग को देखने के बाद जोर से पुकारा। वो बॉस हुआंग है, वो बहुत युवा दिखता है, अर्थात मैं अपने बेटे से थोड़ा छोटा महसूस करता हूँ। क्या उसके पास सचमुच हमारे खेतों का अनुबंध करने और जमीन उगाने में उसकी मदद करने के लिए हमें भुगतान करने के लिए पैसे हैं? ये गलत नहीं होना चाहिए। ग्राम प्रधान ने कहा कि वो हमें धोखा नहीं देंगे। हुआंग फैंग की पहचान जानने के बाद सभी ग्रामीणों ने हुआंग फैंग के बारे में चर्चा की। गांव के मुखिया झाओ कहवा और झाओ जियानगंग के माध्यम से वे पहले से ही जानते थे कि एक बड़ा मालिक उनकी जमीन का अनुबंध करना चाहता था और आपको ऐसी कीमत देना चाहता था जो कम न हो। इसके अलावा उन्हें अपनी जमीन पर पौधारोपण करने और उन्हें वापस भुगतान करने के लिए उन्हें किराए पर लेने की भी जरूरत थी। वेतन उन बच्चों के समान था जो बाहर काम करते थे। आज जब उन्हें पता चला कि हुआंग फैंग आ रहे हैं तो वे सभी गाँव के मुखिया हुआंग फैंग से मिलने गए, ये देखने के लिए कि बिग बॉस किस तरह का व्यक्ति था। हुआंग फैंग बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है। ये थोड़ा अजीब है। सौभाग्य से ये लोग शत्रुतापूर्ण नहीं है, वे उस पर विश्वास ही नहीं करते। उसे इतना जवान कौन दिखाता है? वो उनमें से कईयों से छोटा है। इस समय झाओ कहवा एक बहुत ही ईमानदार और ईमानदार दिखने वाले युवक के साथ हुआंग फैंग के पास गया और मुस्कुराते हुए हुआंग फैंग से कहा, बॉस हुआंग, यह मेरा बेटा झाओ दा है। क्या आपने नहीं कहा कि आप किसी को नौकरी पर रखना चाहते हैं? पिछली बार आपकी जमीन पर खेती करने के लिए मैं अपने बेटे को वापस बुला लूंगा और उसे आपके लिए खेती करने दूंगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1121 झाओ दा। झाओ कहवा ने हुआंग फैंग से कहा, अपने बेटे को थपथपाया और कहा, बॉस हुआंग को जल्दी बुलाओ। अच्छा बॉस हुआंग। झाओ कहवा के बेटे ने हुआंग फैंग को ईमानदारी से चिल्लाया। आश्चर्य मत कीजिए बॉस हुआंग, मेरा बेटा बहुत सुस्त है और ठीक से बोल नहीं पाता। हालांकि वो अपने काम के प्रति गंभीर है। उसका बॉस उसकी क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा करता है। आपको नहीं लगता कि वो बहुत बूढ़ा नहीं है? लेकिन खेती भी एक अच्छा काम है। जब वो घर पर थे तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। झाओ कहवा को स्पष्ट रूप से डर था कि हुआंग फैंग उसके कई बेटों को देखेगा और अपने बेटे के लिए अच्छे शब्द कहता रहेगा। चूंकि हुआंग फैंग ने पिछली बार कहा था कि वो यहाँ जमीन का अनुबंध करना चाहते थे और फिर जमीन को विकसित करने में मदद करने के लिए उन्हें काम पर रखा। झाओ कहवा ने खोलने की योजना बनाई। उनके बेटे ने बाहर दूसरों के लिए कड़ी मेहनत की। वो हर महीने करीब 4000 युआन खर्च करता था। सामान्य खान पान में कटौती के बाद 1 महीने में बाकी पैसे जरूरी नहीं कि 3000 युआन हो। इसके अलावा झाओ कहवा भी व्यथित था कि उसका बेटा उसके आसपास नहीं था और बाहर कठिनाई से पीड़ित था। इस बार हुआंग फैंग ने उन्हें जमीन उगाने में मदद करने के लिए 3000 1 महीने का वेतन देने की पेशकश की। उसने अपने बेटे को वापस बुलाने की सोची। तब तक उन्होंने और उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों ने हुआंग फैंग को जमीन पर पौधारोपण करने में मदद की। यह 1 महीने में लगभग 10,000 थी। वो घर पर था, खाने पीने के लिए बहुत कम लोग थे। 1 साल के बाद वे बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं। उस स्थिति में कुछ वर्षों के बाद जब उनके बेटे की शादी होगी तो उसके पास पैसा होगा। इसलिए हुआंग फैंग के चले जाने के बाद झाओ कहवा ने अपने बेटे से संपर्क किया और उसे तुरंत वापस आने के लिए कहा। आज हुआंग फैंग को देखने के बाद वो हुआंग फैंग से अपने बेटे की सिफारिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सका, यह उम्मीद करते हुए कि हुआंग फैंग उसके बेटे को दूर नहीं भगाएगा। हुआंग फैंग चेहरे पर मुस्कान के साथ झाओ कहवा के बेटे को देखता है। उन्होंने झाओ दा जैसे कई युवाओं को देखा है। आखिर वो देहात से है। इनमें से कई युवा कॉलेज नहीं जा पाते। जब वे काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है। वे केवल कठिन परिश्रम ही कर सकते हैं। वे थके हुए हैं और बहुत कम कमाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग ईमानदार हैं। झाओ दा वर्तमान में ईमानदार प्रतीत होते हैं। बेशक हुआंग फैंग का इरादा मना करने का नहीं है। झाओ दा भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, इसलिए खेती में कोई दिक्कत नहीं होगी। झाओ दा, ठीक है, आप स्कूल कितनी दूर गए? हुआंग फैंग ने पूछा। हाई स्कूल स्नातक, विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया, काम करने के लिए बाहर चला गया।
झाओ दा ने कहा कि जब वो बोलते थे तो थोड़ा संयमित रहते थे। उनके पिता ने उन्हें बताया कि हुआंग फेंग एक बड़े बॉस थे और उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। उसने कई वर्षों तक बाहर काम किया था और कुछ बड़े मालिकों से मिला था। वे सभी अहंकारी थे और बोलने में कठोर थे। एक बार जब वे नाराज हो गए तो वे बदकिस्मत होंगे। इसलिए जब उसने हुआंग फेंग से बात की तो वो सावधान था। मुझसे इतना मत डरो, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खाऊंगा, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह यदि आप रहना चाहते हैं तो आपको जमीन नहीं लगानी होगी। बस मेरे लिए इस जगह को देखें। अगर आपको कुछ करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। और देखो, इस स्थान पर आप अन्य लोगों को मेरे द्वारा रोपे गए चीजों को नष्ट नहीं करने दे सकते। बेशक आप यहाँ खेतों की देखभाल के लिए कुछ और लोगों को भी ढूंढ सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी। मेरा बेटा बचपन से लड़ रहा है। मैदान में चीजों को देखने में कोई समस्या नहीं है। अगर कोई उन्हें नष्ट कर देता है तो मेरा बेटा उन्हें हरा सकेगा। झाओ दा ने अभी तक बात नहीं की। उनके पिता झाओ केहुआ ने कहा। हुआन फैंग थोड़ा मजाकिया है। अभी झाओ केहुआ ने कहा कि उनका बेटा ईमानदार है। अब वो बचपन से ही संघर्ष कर रहा है। जाहिर है दूसरा पक्ष जानता है कि उसने झाओ दा को क्या दिया। ये कंपनी में सुरक्षा गार्ड के समान है और इसे और अधिक आराम देने की आवश्यकता है। बॉस हुआन, मुझे कोई समस्या नहीं है। सुनिश्चित करें कि कोई और यहाँ कुछ भी चोरी न कर सके। झाओ दा ने भी वादा किया था। दरअसल खेत में शेड बनाकर उसमें रहना और फसलों को देखना कोई असामान्य बात नहीं है। तो झाओ डिये हुआंग फेंग ने जो कहा वो बहुत आसानी से समझ सकता है। अच्छी बात है, हुआंग फेंग ने कहा। यदि आपको भुगतान किया जाता है तो मैं आपको पहले 6,000 प्रति माह दूंगा। यदि आप अच्छा करते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ सहायक पा सकते हैं। आप उन्हें अकेले नहीं देख सकते। यदि आप यह भुगतान करो वे तुम्हें 3,000 प्रति माह देंगे। 6,000 प्रति माह, झाओ केहुआ ने चिल्लाकर कहा। यहाँ तक कि झाओ दा का चेहरा भी आश्चर्य से भरा था। वेतन सचमुच उनकी अपेक्षा से अधिक था। आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद बॉस हुआन। झाओ केहुआ ने अपने बेटे की तस्वीर खींची और जोर से कहा। धन्यवाद बॉस हुआन। झाओ दा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में प्रति माह 6,000 लोग हैं, जो काफी है। बॉस हुआन, चिंता मत करो, मैं उनसे अच्छा प्रदर्शन करने का आग्रह करूंगा। झाओ केहुआ ने अपनी छाती थपथपाई और हुआंग फेंग को आश्वासन दिया कि 6,000 का मजाक उड़ाना कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके अलावा हुआंग फेंग का यह भी कहना है कि यह केवल पहला वेतन है। अगर उनका बेटा अच्छा करता है तो वो इसे जोड़ सकते हैं। झाओ केहुआ निश्चित रूप से लापरवाह नहीं हो सकता। ठीक है, जब ग्राम प्रधान से मेरी बात हो जाएगी तो आप औपचारिक रूप से काम शुरू कर देना, हुआंग फेंग ने झाओ केहुआ और उनके बेटे से कहा। बेशक आसपास के किसान झाओ केहुआ के पिता और पुत्र से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जब हुआंग फेंग यहाँ आते हैं तो झाओ केहुआ उनका स्वागत करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। झाओ केहुआ स्पष्ट रूप से बॉस हुआंग को खुश करता है, इसलिए वो अपने बेटे की देखभाल करता है। और अन्य ग्रामीण भी इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वापस आएं। आखिरकार वे यहाँ से ज्यादा बाहर मेहनत करके नहीं कमाते। इसके अलावा बॉस हुआंग की शक्ल देखकर लगता है कि वे अमीर हैं। यदि उनके बच्चे वापस आते हैं तो वे झाओ दा से बुरा कुछ नहीं करेंगे। शायद उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी। हुआंग फेंग ग्राम प्रधान को खोजने के लिए झाओ केहुआ का पीछा करता है, लेकिन वो अपने पीछे के लोगों की आवाज नहीं सुनता है। ग्राम प्रधान झाओ जियांगांग पहले से ही हुआंग फेंग का इंतजार कर रहे हैं। झाओ जियांगांग के अलावा वित्त का प्रभारी एक और व्यक्ति है। पिछली बार हुआंग फेंग के चले जाने के बाद झाओ जियांगांग ने खेत के अनुबंध के बारे में बात करने के लिए गांव में ग्रामीणों को बुलाया। ये कोई थोपा हुआ मामला नहीं था। हर किसी को अनुबंध नहीं करना पड़ता था, लेकिन ये पूरी तरह से स्वैच्छिक था। हालांकि जिन लोगों ने कृषि भूमि का अनुबंध किया था उन्हें 3,000 युआन प्रति माह के वेतन पर हुआंग फेंग द्वारा अपने लिए भूमि पर पौधे लगाने के लिए नियुक्त किया जा सकता था। सबसे पहले जब झाओ जियांगंग ने कहा कि वो भूमि का अनुबंध करना चाहता है तो केवल आधे लोग अनुबंध करने को तैयार थे, लेकिन कुछ अनिच्छुक थे। हालांकि जब उन्होंने कहा कि जमीन का अनुबंध करने वाले लोग काम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन वे नए मालिक के लिए रोपण कर रहे हैं। इसके अलावा 3,000 युआन प्रति माह के वेतन के साथ जो लोग इच्छुक नहीं थे उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया। आप जानते हैं, भले ही वे पूरे वर्ष खेतों में काम करने में व्यस्त हो, लागत में कटौती के बाद यह अच्छा है कि वे प्रति वर्ष 12,000 युआन कमा सकते हैं। हालांकि अगर वे अब हुआंगफेंग में खेती कर रहे हैं तो ये पहले जैसा नहीं है। आउटपुट के बारे में चिंता मत करो। इसके अलावा आमदनी भी पहले से ज्यादा है, इसलिए बेवकूफ मना कर देता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1122 लोग कहाँ गए? इसलिए हुआंगफेंग ने अंततः झाओ को गांव से 8,000 म्यू से अधिक भूमि का अनुबंध किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ परिवारों में कोई नहीं है और वे सभी काम करने के लिए बाहर जाते हैं, अन्यथा और भी बहुत कुछ होगा। हालांकि हुआंगफेंग को इतनी परवाह नहीं है। आखिरकार भविष्य में वो इतनी सारी जगहों पर अनुबंध करेगा कि वो केवल झाओ को गांव में ही अनुबंध नहीं कर सकता। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआंगफेंग ने मौके पर ही झाओ जियांगा को अनुबंधित धन दे दिया। इस बार हुआंगफेंग ने एक बार में 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सारा पैसा गांव वालों के लिए है। जहां तक बाद में ग्रामीणों को अपनी जमीन पर पौधारोपण करने के लिए रोजगार की बात है तो पैसा अलग से दिया जाता है। झाओ जियांगंग के कार्यालय से बाहर आने के बाद हुआंगफेंग को झाओ केहुआ के पिता और पुत्र फिर से मिले। वास्तव में पिता और पुत्र ने नहीं छोड़ा। वे हुआंगफेंग के सामने और अधिक चेहरा दिखाना चाहते थे ताकि हुआंगफेंग उन्हें याद रख सके। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि आप ग्रामीणों को सूचित करते हैं कि वे मेरे लिए जमीन पर पौधे लगाने के इच्छुक हैं तो रिपोर्ट करने के लिए अपने पास आएं। झाओ दा, आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, फिर कल आप मेरे पास आएंगे। अनुबंध वापस करें और उनके लिए इस पर हस्ताक्षर करें और इन खेतों में बोए गए बीज भी कल वापस लाए जाएंगे और फिर उन्हें लगाया जा सकेगा, हुआंगफेंग ने समझाया। हालांकि रोपण कैसे करें? विभिन्न फसलों के रोपण में अंतर है। कहाँ में पैसा भर्ती करें? ठीक है, मैं कल झाओ दा को उस बात की याद दिलाऊंगा, हुआंगफेंग ने कहा।
भंडारण बॉक्स पर उन चीजों को कैसे लगाया जाए इसके बारे में एक सरल परिचय भी है। जब तक आप इन लोगों को बताते हैं कि रोपण की प्रक्रिया में आपको क्या ध्यान देना चाहिए, साथ ही उनका अनुभव भी, उन सब्जियों को बोने में कोई समस्या नहीं है। आज दोपहर हुआन फैंग ब्रश द्वारा आदान प्रदान करने जा रहा है। उन सब्जियों के बीजों के अलावा हुआन फैंग कुछ फ्राई का आदान प्रदान करने जा रहा है। निस्संदेह वो जिस फ्राई का आदान प्रदान करना चाहता है, जो निश्चित रूप से वास्तविकता में नहीं है, उसका स्वाद बेहतर है। जब मौका मिलता है, हुआन फैंग अपने रेस्तरां को समृद्ध करने के लिए कुछ खाद्य जानवरों का आदान प्रदान करने जा रहा है। ठीक है बॉस, झाओ दा ने कहा कि वो जानते थे कि यह नौकरी उनके लिए एक अवसर है और उन्हें इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने हुआन फैंग के हर स्पष्टीकरण की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। झाओ कुआगांव के मामलों को अस्थायी रूप से संभालने के बाद हुआन फैंग चले गए। इस बार हुआन फैंग ने यहाँ के ग्रामीणों के उत्साह को महसूस किया और हुआन फैंग को दूर भेज दिया। हालांकि हुआन फैंग को एक बार फिर एहसास हुआ कि यहाँ की सड़क पर चलना कठिन है। यहाँ तक कि इस सड़क पर गाड़ी चलाते समय उनकी अपनी कार में भी अशांति की तीव्र अनुभूति होती है। अन्य कारों की तो बात ही छोड़ दें। शायद मैं यहाँ सड़क बनाने में मदद कर सकता हूँ, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि सड़क निर्माण कोई मामूली बात नहीं है। हुआन फैंग इसे लागू करने से पहले इसके बारे में सोचने के लिए तैयार है। हालांकि जब वो यहाँ की सड़क देखता है तो हुआन फैंग भी अपने गृहनगर की सड़क के बारे में सोचता है। वहाँ का रास्ता इतना आसान नहीं है। जब आप अगली बार वापस जाएं, तो देखें कि क्या आपके गृहनगर की मदद के लिए कोई जगह है। हुआन फैंग ने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि चूंकि वो अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं, इसलिए अपने गृहनगर की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हुआन फैंग उसके बाद सीधे अपने गोदाम में गए। वहां हुआन फैंग ने अनाज व्यापारी बॉस लियू को देखा। इस बार उनके पीछे और भी मोटरसाइकिलें थी और वे यहाँ अधिक अनाज लेकर आए। उसकी देखभाल के लिए हुआन फैंग द्वारा एक दास गृहस्वामी की व्यवस्था की गई थी। इसलिए भले ही हुआन फैंग वहां नहीं था, वो सामान्य रूप से व्यापार कर सकता था। हुआन फैंग और बॉस लियू ने थोड़ी देर बात की और दूसरे गोदाम में चले गए। यहाँ हुआन फैंग ने भंडारण बॉक्स से कई सब्जियों के बीज का आदान प्रदान करने का विकल्प चुना और फिर कुछ मछली फ्राई खरीदी। सौभाग्य से भंडारण बॉक्स मछली पहुंचाने के लिए है, अन्यथा इन मछलियों के लिए कोई जगह नहीं है। जब हुआन फैंग ने भंडारण बॉक्स में बदले जाने वाले बीजों को चुना तो पेन चेंगफू के पिता अपने आवास में बेचैन थे, क्योंकि उनका उन लोगों से संपर्क टूट गया था जिन्हें हुआन फैंग पर हमला करने के लिए भेजा गया था। आज दिन भर उन्होंने अपने माताहतों से उन लोगों से संपर्क में रहने को कहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने लोगों को हुआन फैंग के आवास के आसपास देखने के लिए भी भेजा। वहां लड़ाई के कुछ निशान हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। वो लोग अचानक ही दुनिया से गायब होते नजर आते हैं। देखो, मुझे ढूंढते रहो, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर कुछ बड़े जीवित लोग बिना किसी निशान के अचानक गायब हो जाते हैं। पेन चेंगफू के पिता दहाड़ उठे। साथ ही उसे डर भी लग रहा था, वे लोग बिना किसी कारण के गायब नहीं होंगे, संभवतः हुआन फैंग से संबंधित, जिसने उन्हें हुआन फैंग के कौशल पर एक नया निर्णय दिया। जाहिर है हुआन फैंग की ताकत उतनी बुरी नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। उन्होंने बहुत सारे भेजे और कई द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ भी हैं। इस मामले में हुआन फैंग अप्रत्याशित रूप से ये सभी लोग गायब हो सकते हैं। उसकी ताकत जाहिर तौर पर भयानक है। दूसरी ओर ये गार्ड उसके द्वारा उधार लिए गए हैं। आखिरकार वो पेंग परिवार के नेता नहीं है। यदि परिवार अपने स्वयं के कारणों से इतने सारे गार्ड खो देता है तो उसके लौटने पर उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि पेन चेंगफू के पिता कितने गुस्से में हैं। हुआन फैंग के बारे में क्या? दहाड़ के बाद पेन चेंगफू के पिता ने खुद को शांत करने की कोशिश की। वो जानते थे कि इस समय सिर्फ गुस्सा होने से समस्या का समाधान नहीं होगा। गार्ड को ढूंढना हुआन फैंग स्पष्ट रूप से एक अच्छी सफलता थी। उससे पहले उसे कई यूडे पर संदेह था, लेकिन दूसरे पक्ष के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए। इसलिए हुआन फैंग सबसे अधिक संदिग्ध था। सब कुछ सामान्य है, वो अपने मामलों में व्यस्त है और उसने कुछ भी अलग नहीं देखा है, पेन चेंगफू के पिता के पक्ष के एक गार्ड ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? पेन चेंगफू के कुछ पिता इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे भी उन गार्डों ने हुआन फैंग पर हमला किया होगा। कुछ नहीं होने पर भी हुआन फैंग ने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, या उसने उन लोगों को कहां छुपाया? कुछ अलग क्यों नहीं है? मुझे घूरते रहो। इसके अलावा मेरे लिए गार्ड ढूंढने के लिए सभी कर्मचारियों को भेज दो, उन सभी को। पेन चेंगफू के पिता रोए। हाँ, पेन चेंगफू के पिता जाहिर तौर पर उन गार्डों को ढूंढना चाहते हैं, चाहे वे जीवित हो या मृत, ताकि उन्हें पता चल सके कि कल रात क्या पैदा हुआ था और लौटने के बाद वो अपने परिवार को भी समझा सके। हालांकि इस समय पेन चेंगफू के पिता, जो थोड़ा घबराए हुए थे, भूल गए थे कि जियांगजू में उनके एक से अधिक दुश्मन थे। हालांकि हुआन फैंग अपने बेटे की हत्या का सबसे बड़ा संदिग्ध था। अब वो हुआन फैंग से ज्यादा उसकी जान चाहता था, लेकिन कई यूडे सीआई यूडे ने लंबे समय से हत्यारे से संपर्क किया है। पेन चेंगफू के पिता भी यह जानते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष ने हर समय कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा उनकी खुद की तरफ से कोई दुर्घटना हुई है, इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1123 अग्रिम लेआउट। जब हुआन फैंग गोदाम से वापस आ रहे थे तो उन्हें बाई जियाओरो का फोन आया। बाई जियाओरो लंबे समय से राजधानी में थी, इसलिए उसने हुआन फैंग से बहुत अधिक संपर्क नहीं किया। आखिरकार वो बेस में थी, जो असुविधाजनक था। हुआन फैंग, मैं वापस आ गया हूँ। मैं अपने पिछले निवास पर हूँ, बाई जियाओरो ने फोन पर कहा। ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद हुआन फैंग सीधे अपने पिछले निवास पर चले गए, जहां उन्होंने बाई जियाओरो को देखा, जिन्होंने कई दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा था। बाई जियाओरो पहले की तुलना में बहुत अधिक नहीं बदली है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से हुआन फैंग को बहुत याद करती थी। मिलते ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्या आप इन दिनों दिल्ली में थके हुए हैं? हुआन फैंग ने पूछा। ठीक है, बाई जियाओरो ने कहा, ये सिर्फ इतना है कि मैं कुछ समय के लिए राजधानी नहीं गई थी, इसलिए मैंने कुछ चीजें जमा की और उनसे निपट लिया।
हुआन फैंग ने सिर हिलाया। जब वे बाई जियाओ के कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि बाई जियाओ के कमरे में सब कुछ पैक कर दिया गया था। जाहिर है वो हुआन फैंग के साथ नए निवास पर जा रही थी। सभी कुछ तैयार है? हुआन फैंग ने पूछा। ठीक है, लगभग। बाई जियाओ ने कहा। क्या तुमने अपनी प्रेमिका को बताया? मैं वहीं रहूंगी। क्या बात है? मुझे ऐसा नहीं लगता, हुआन फैंग ने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा। वास्तव में वो जानती है कि आप मौजूद हैं, लेकिन मेरे पास उसे ये बताने का समय नहीं है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे भगाती है और परेशान करती है तो मैं ये करूंगा। बाई जियाओ ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा। हुआन फैंग डरा हुआ लग रहा है। जहाज का सबसे पिछला भाग। बाई जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे पीटने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो महल है, हालांकि आप उसे मुझे धमकाने नहीं दे सकते। कुआ, हुआन फैंग ने कहा। यूमो बहुत अच्छा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बातचीत करते करते उन्होंने अपना सामान पैक किया और इस जगह से चले गए जो उन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रास्ते में बाई जियाओ ने भी उन चीजों के बारे में सोचा जिनके बारे में उसने तब सोचा था जब वो बेस में थी, और कहा, वैसे मैंने इन दिनों इसके बारे में सोचा है। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। आप बहुत मजबूत हैं, इसके अलावा कम समय में आपका अचानक बढ़ना निश्चित रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। इस बार हमारे निदेशक ने मुझसे आपके व्यवसाय के बारे में पूछा। मैंने लंबे समय तक स्थिति के बारे में सोचा, लेकिन मुझे कोई अच्छा तरीका नहीं सूझा। अब मैं केवल पहले से व्यवस्था कर सकता हूँ और भविष्य में मदद की उम्मीद में कुछ लोगों से दोस्ती कर सकता हूँ, हुआन फैंग ने कहा। वास्तव में हुआन फैंग को यह भी पता है कि बाई जियाओ की स्थिति पैदा होने की बहुत संभावना है। आखिरकार वह ग्रामीण इलाकों में पैदा हुआ था और वह एक वास्तविक ग्रामीण व्यक्ति था। विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले उनका व्यवहार हमेशा बहुत सामान्य रहता था। उसके बाद उसके पास अचानक एक बहुत मजबूत कौशल था, और कौशल में अभी भी असीमित पैसा है जिस पर संदेह करना आसान है। कोई भी खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। एक बार जब कोई खुद को निशाना बनाना चाहता है तो उसकी स्थिति को समझना वास्तव में आसान होता है। मुझे नहीं पता कि आपको ये महान मार्शल आर्ट कैसे मिली, लेकिन इसके लिए अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि यह एक मौका है। एक बूढ़े आदमी ने आपको सिखाया था। बूढ़े आदमी ने आपको सिखाया। इसके बाद वो बिना कोई संपर्क जानकारी छोड़े चला गया। नाम के लिए आप एक बना सकते हैं या कह सकते हैं कि आप नहीं जानते। वैसे भी जब तक आप इस बिंदु को काटते हैं, भले ही अन्य लोग इस पर विश्वास न करें, कोई रास्ता नहीं है, बाई जियाओ ने कहा। बाई जियाओ भी इस बात को लेकर उत्सुक है कि हुआन फैंग को कुंग फू कैसे मिला। हालांकि उसका इरादा हुआन फैंग को मजबूर करने का नहीं था, बल्कि वो अन्य लोगों के संदेह को खत्म करने के लिए हुआन फैंग के लिए एक बहाना खोजने की कोशिश कर रही थी। ये टीवी या उपन्यासों में नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ है, जब तक यह उपयोगी है, ये ठीक है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ बिखरी हुई प्रथाएं हैं जो हर जगह फैलती हैं। कोई नहीं जानता कि आप सच कह रहे हैं या नहीं, बाई जियाओ ने कहा। यह सच है, हुआन फैंग ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि बाई जियाओ की व्याख्या कुछ ऐसी लगती है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं जब तक वे उस पर कायम रहते हैं। अन्य लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, बस काफी है। जहां तक उन चीजों का सवाल है जो आप कम समय में तेजी से प्रकट करते हैं, उसके बाद अब आप जो काम करेंगे वो अच्छा होगा, बाई जियाओ ने कहा। अनुसंधान संस्थान का अस्तित्व होना चाहिए, भले ही कोई शोध परिणाम न हो, और इसके अलावा अधिक संपर्क बनाना आवश्यक है। मुझे लगता है कि आप सचिव क्यू से सचिव टैन को आपसे परिचित कराने के लिए कह सकते हैं। सचिव क्यू बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मुझे लगता है कि वो आपकी मदद करेगा। सचिव क्यू पहले ही ऐसा कर चुके हैं, हुआन फैंग ने कहा। उसके बाद उन्होंने हुआन फैंग को बताया कि कल रात क्या हुआ था। क्या आप कार उत्पादन में निवेश करना चाहते हैं? ये बहुत महंगा है। इसके अलावा घरेलू कारें बहुत लोकप्रिय नहीं लगती हैं, बाई जियाओ ने कहा। मैंने निर्णय कर लिया है, हुआन फैंग ने कहा। इसके अलावा मेरी कार आयातित कार से बेहतर है। अगर कीमत घरेलू कार के समान है तो यह उस समय लोकप्रिय होगी। आयातित कारों की समान गुणवत्ता? बाई जियाओ आश्चर्य से हुआन फैंग को देखती है। क्या आपके पास इस क्षेत्र में कोई कौशल है? हाँ, हुआन फैंग ने कहा कि अगर उनके पास नाजी में ऑटोमोबाइल उत्पादन के बारे में सामग्री नहीं है तो वो इसे स्टोरेज बॉक्स के माध्यम से विनिमय कर सकते हैं, लेकिन सामग्री बहुत महंगी है और ऐसे सैकड़ों अरब नहीं है जिन्हें जीता नहीं जा सकता। ये भी देखा जा सकता है कि हुआन फैंग से पहले उस स्थान से ऐसी सामग्री प्राप्त करना कितना मूल्यवान है। अच्छी बात है, बाई जियाओ ने कहा कि उन्हें अब हल्का सा महसूस हो रहा है कि हुआन फैंग कुछ चैनलों के माध्यम से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें पिछले शराब बनाने का फॉर्मूला, सीवेज उपचार उपकरण और यहाँ तक कि वे कौशल भी शामिल हैं जिन्हें इस तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कार उत्पादन सामग्री प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आप वास्तव में ऑटोमोबाइल उद्यमों को विकसित कर सकते हैं और यहाँ तक कि राष्ट्रीय अग्रणी स्तर भी हासिल कर सकते हैं, तो भले ही कोई आप पर संदेह करता हो, वे आसानी से आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बाई जियाओ ने कहा। बाई जियाओ आधिकारिक पदों का मिश्रण नहीं करती हैं, लेकिन वो जानती हैं कि घरेलू कार तकनीक कितनी उत्सुक है। अब घरेलू कारों की मुख्य तकनीक अभी भी विदेशी है, यहाँ तक कि निजी उद्यमों की भी अधिकांश आयातित तकनीक भी विदेशी है। यदि हुआन फैंग के पास अपनी कार उत्पादन तकनीक हो सकती है और उत्पादन स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है, तो इसे निश्चित रूप से महत्व दिया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। तब तक हुआन फैंग के शरीर पर छतरी की एक अतिरिक्त परत होगी और कोई भी उसे आसानी से नहीं छू पाएगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1124। क्या वे सचमुच नौकर हैं? राष्ट्रीय नेता हुआन फैंग हंसते हुए कहते हैं, मेरा लक्ष्य विश्व नेता बनना है। मेरी कार पूरी दुनिया में बेची जाएगी। इसके अलावा यह न केवल मेरी कार है, बल्कि मेरे अन्य उद्यमों को भी भविष्य में देश से विदेश तक प्रदर्शित किया जाएगा। हुआन फैंग डींगे नहीं मार रहा है, लेकिन वह ऐसा सोचता है और वह सोचता है कि वो ये कर सकता है।
स्टोरेज बॉक्स में रखी चीजें बिल्कुल भी खराब नहीं है। उनकी कंपनी के उत्पाद हकीकत में तो है, लेकिन दुनिया में अग्रणी है। यदि वो केवल चीन में दिखाता है तो ये स्टोरेज बॉक्स के प्यार के लिए बहुत खेदजनक है। बाई जियाओरो यीकीफेंग के हुआंग फेंग को देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, मुझे आप पर विश्वास है। अब बाई जियाओरो भी हुआंग फेंग और सुयुमो में विश्वास करती है, क्योंकि इतने लंबे समय के संपर्क में हुआंग फेंग कभी भी बड़ी बातें नहीं करते। जब तक वो बोलता है वो निश्चित है, अगर उसे यकीन नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। बाई जियाओरो अब बहुत खुश है, न केवल इसलिए कि हुआंग फेंग के पास उन्नत ऑटोमोबाइल उत्पादन तकनीक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हुआंग फेंग ने उन चीजों के बारे में सोचा है जिनके बारे में वो पहले चिंतित थी। इसके अलावा उसने पहले से ही व्यवस्था कर ली है, ऐसे में उसकी पिछली चिंताएं अनावश्यक लगती हैं। बेशक बाई जियाओरो भी समझती है कि हुआंग फेंग को समय की जरूरत है। जब तक उसे समय मिलेगा वो विकास कर सकेगा। इसके अलावा उनके उद्यम विशाल हो जाएंगे। उस समय उसे कोई भी हिला नहीं सकता और उसे दूसरे लोगों के संदेह के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इसमें समय लगेगा। अगर उससे पहले कोई उससे निपटने की कोशिश करेगा तो भी परेशानी होगी। जब हुआंग फेंग और बाई जियाओरो विला में पहुंचे तो सुयुमो वापस नहीं आए। टैंग मिक्सू अभी भी अपनी वाइन एजेंसी के काम में व्यस्त है। हालांकि हुआंग फेंग के साथ रिश्ते के कारण वह अपना सारा दबाव हुआंग फेंग पर डाल सकती है, फिर भी उसे लगता है कि मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखना जरूरी है। उस स्थिति में हुआंग फेंग पर बोझ हल्का होगा। जहां तक सुयुमो और जी मेंगजियाओ का सवाल है, वे अभी भी दवा कारखाने खरीदने में व्यस्त है। इसके अलावा हुआंग फेंग ने पिछले विचारों और योजनाओं के कारण तियानजियाओ समूह को कुछ शेयर देने का फैसला किया। इसलिए हुआंग फेंग ने बस सुयुमो और जी मेंगजियाओ को कुछ पैसे देने के लिए तैयार किया ताकि दवा कारखानों साथ ही निजी अस्पतालों की खरीद से जितना संभव हो उतना प्राप्त किया जा सके। ये चीजें चाहे वास्तविकता में या अन्य स्थानों में हुआंग फेंग के लिए बहुत मददगार है। इसलिए सुयुमो और जी मेंगजियाओ इन 2 दिनों में बहुत व्यस्त है। हालांकि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। आखिरकार वे सभी जानते हैं कि हुआंग फेंग उनकी मदद कर रहे हैं। हुआंग फेंग रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाता है, जबकि बाई जियाओरो दूसरी मंजिल पर जाती है और एक कमरा चुनती है। फिर वो अपना सामान अंदर रखती है और कमरे को सजाने लगती है। जब सुयुमो वापस आती है, बाई जियाओरो बस कमरे की व्यवस्था करती है और नीचे हॉल में चली जाती है। जब तीनों लड़कियां लिविंग रूम में बाई जियाओरो को देखने के लिए वापस आईं, तो वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं। वे उसकी अचानक उपस्थिति से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। उसके बाद टैंग मिक्सियो ने आगे आकर कहने की पहल की, सिस्टर ओ, क्या आप अंदर आ गई हैं? आखिरकार इन लोगों में टैंग मिक्सियो और बाई जियाओरो एक दूसरे को जानने वाले और सबसे अच्छे रिश्ते वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपका स्वागत है या नहीं, बाई जियाओरो ने कहा, और जब वो बोल रही थी तो जिस दिशा में उसने देखा वो स्पष्ट रूप से सुयुमो की दिशा थी, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ असली बड़ी बहन कौन थी। आपका स्वागत है या नहीं, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? सुयुमो ने अभी तक बात नहीं की है, लेकिन जीमिंगजियाओ पहले कहती हैं। वो हुआंग फेंग के फूल दिल को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपनी बहन के प्रति अन्याय महसूस करती है। बेशक वो हुआंग फेंग के आसपास बहुत सारी महिलाओं को नहीं देखना चाहती, वो यह नहीं कहेगी। ऐसा मत कहो मेंगजियाओ, सुयुमो ने जी मेंगजियाओ से एक शब्द कहा और फिर वो बाई जियाओरो के पास गई, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने कहा, यहाँ रहने के लिए आपका स्वागत है। मेंगजियाओ का यह मतलब नहीं था, परवाह मत करो। निस्संदेह सुयुमो के मन में अन्य भावनाएं भी हैं। हालांकि वो वास्तव में बाई जियाओरो के अस्तित्व के बारे में जानती है और उसके पास मनोवैज्ञानिक तैयारी है, इसलिए इसे स्वीकार करना कठिन नहीं है। इसके अलावा उसने हुआंग फेंग और अन्य महिलाओं के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। अब उसके पास बस एक और है, और स्वाभाविक रूप से वो खुद को इसे स्वीकार करने के लिए मनाती है। बेशक बाई जियाओरो के अस्तित्व को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि सुयुमो हुआंग फेंग को नई महिलाओं के लिए प्रेरित करेगी। निस्संदेह वो उसे अपने आसपास और अधिक महिलाओं को रखने से रोकने की भी कोशिश करेगी। सुयुमो को यह भी पता है कि हुआंग फेंग का दिल अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा है। आम औरतें अब उसे नजर नहीं आती, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुआंग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, महिलाओं की तलाश बंद करो। धन्यवाद, बाई जियाओरो ने सुयुमो से कहा कि उसने अपने दिल से धन्यवाद कहा। जब वह आए तो उसे चिंता थी कि सुयुमो उसका आगमन स्वीकार नहीं करेगी। उस स्थिति में वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। इसके अलावा वो नहीं चाहती थी कि हुआंग फेंग मुसीबत में पड़े। सौभाग्य से सुयुमो ने खुद से नफरत नहीं की और खुद को दूर कर लिया, जिससे बाई जियाओरो को वास्तव में जाने दिया गया। क्या आप सब वापस आ गए? भोजन अभी तैयार है, अपने हाथ धोएं और रात के खाने की तैयारी करें। इस समय हुआंग फेंग भी रसोई से बाहर आ गया। उसके बाद जिन नौकरों से उसने आज अदला बदली की थी, वे पूरे रास्ते में भोजन लाते रहे। इन नौकरों को देखते हुए जी मेंगजियाओ ने हुआंग फेंग से कहा, हुआंग फेंग, आपको ये सभी खूबसूरत युवा नौकर कैसे मिले? वे वास्तव में नौकर हैं, आपकी महिलाएं नहीं। इस बार यहाँ तक कि सुयुमो और तांग मुक्सु भी हुआंग फेंग को संदेह भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन बाई जियाओरो को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो इन लोगों से आंतरिक शक्ति की सांस महसूस करती है। जाहिर है ये लोग आम लोग नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत रखने वाले विशेषज्ञ हैं। बाई जियाओरो को उन पर अत्याचार का एहसास होता है। हालांकि हुआंग फेंग को हुआंग फेंग और इन लोगों के बीच संबंधों पर संदेह है, बाई जियाओरो भी इस बात को लेकर उत्सुक है कि हुआंग फेंग को इतने सारे विशेषज्ञ कहाँ मिले। वो महसूस कर सकती है कि इन लोगों की ताकत उससे कहीं अधिक मजबूत लगती है। बेशक यहाँ नौकर है, हुआंग ने कहा, इसके अलावा आप उनकी सुंदर उपस्थिति के कारण उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। वास्तव में वे बहुत कुशल हैं। कंपनी के 10 सुरक्षा गार्ड उनमें से एक को भी नहीं हरा सकते हैं। डीन मारते हुए वे कितने शक्तिशाली हैं। जी मेंगजियाओ को अभी भी इस पर विश्वास नहीं है। मैं आपसे किस लिए झूठ बोलूं? हुआंग फेंग ने कहा, तो फिर उन्हें तुम्हें एक दिखाने दें। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1125 आवाज कैसे प्रदर्शित करें? जी मेंगजियाओ ने उत्सुकता से पूछा।
हुआन फेंग ने नौकरों की ओर सिर हिलाया, जो समझ गए कि उनका क्या मतलब है। जब वे खाने की मेज से काफी दूर थे तो उन्होंने अपने पास रखी प्लेटें बाहर फेंक दी। फिर घटनास्थल पर मौजूद कई महिलाओं की चकित आंखों के सामने बर्तन साफ सुथरे तरीके से मेज पर गिरे और कोई सूप बाहर नहीं निकला, यहाँ तक कि एक भी डिश को पलटा नहीं गया। इससे पता चलता है कि वे बहुत कुशल हैं। जी मिंगजियाओ स्पष्ट रूप से अभी भी नहीं समझती है। ये बाई जियाओरो है, वो अपनी आंतरिक शक्ति स्वयं विकसित करती है, इसलिए वो समझती है कि उन नौकरों के कौशल अभी सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी ताकत पर अच्छे से नियंत्रण रखने की जरूरत है। जहां तक सुयुमो की 3 बेटियों का सवाल है, क्योंकि वे सामान्य लोग हैं, हालांकि वे केवल कुछ नौकरों की तकनीक से आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वे इसकी शक्ति नहीं देख सकते हैं। हुआन फैंग असहाय है। कई महिलाओं को आश्वस्त करने और उन्हें इन नौकरों के कौशल को समझाने के लिए हुआन फैंग को बस उन्हें फिर से दिखाने की जरूरत है। इस बार ये बहुत सरल और अधिक अशिष्ट है। हुआन फैंग का संकेत पाकर वे महिलाएं हॉल में कंगनी और दीवार पर चल रही हैं। वे वास्तव में कंगनी और दीवार पर चल रहे हैं। इन नौकरों के लिए मूल रूप से दूसरी श्रेणी के शिखर पर छतों पर उड़ना और दीवारों पर चलना बहुत कठिन नहीं है। कम से कम हुआन फैंग और बाई जियाओरो इसे समझ सकते हैं। हालांकि सुयुमो की तीसरी बेटी ने पहली बार यह स्थिति देखी। वे सभी हॉल में मौजूद नौकरों को इतनी तेजी से घूरने लगे कि उनकी कुछ परछाइयां भी छूट गईं। उन सभी को लगा कि उनकी आंखें पर्याप्त नहीं है। हुआन फैंग, क्या वे कुंग फू जानते हैं? टेंग मिक्स्यू से पूछा। इतना खराब भी नहीं। हुआन फैंग ने इसे छिपाया नहीं। अब जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता तय कर लिया है तो हुआन फैंग ने भी धीरे धीरे उन्हें अपना रहस्य बताने की योजना बनाई है। ये लोग टीवी पर उन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की तरह हैं। वे हल्कापन, कौशल और आंतरिक शक्ति में अच्छे हैं। इसके अलावा वे समान हैं उन मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से बेहतर। क्या आप? सुयुमो से पूछा। मुझे? हुआन फैंग ने थोड़ा सा लेंग ने कहा। मैं करूंगा। सचमुच? आप उनसे कैसे तुलना करते हैं? तान मुक्यू ने पूछा। उनसे बेहतर, हुआन फैंग ने कहा। हुआन फैंग, क्या तुम इतने भयंकर हो? जी मिंगजियाओ ने आश्चर्य से कहा, जैसे उसे हुआन फैंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो नौकर अब हॉल में उड़ते हैं, अगर हुआन फैंग उनसे बेहतर है तो क्या यह नहीं कहा जाएगा कि हुआन फैंग भी इधर उधर उड़ सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से जी मिंगजियाओ की हुआन फैंग की समझ से बाहर है। बेशक, आपको इसे बाद में देखने का मौका मिलेगा। मैं जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। नौकरों के प्रदर्शन को देखने के बाद सुयुमो की तीसरी बेटी को यकीन है कि हुआन फैंग वास्तव में शक्तिशाली लोगों की तलाश में है। मुख्य बात यह है कि ये लोग हुआन फैंग के सामने बेहद विनम्र है। सुयुमो, यद्यपि हम जानते हैं कि उन रक्षकों की ताकत बहुत मजबूत है, वे नहीं जानते कि वे कितने मजबूत हैं। हालांकि अब तीनों महिलाएं सोचती हैं कि वे गार्ड भी हुआन फैंग के पाए गए नौकरों से बेहतर नहीं है। हुआन फैंग इन लोगों को ढूंढ सकता है और उनसे अपने आदेशों का पालन करवा सकता है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हुआन फैंग वास्तव में मजबूत है। हुआन फैंग जितना मजबूत होगा, सुयुमो के लोग उतने ही अधिक खुश होंगे। तो अगले भोजन में वे बहुत खुश हैं, क्योंकि बाई जियाओरो आज ही आए हैं और उन्होंने थोड़ा जश्न मनाया। जी मिंगजियाओ ने अब बाई जियाओरो पर हमला नहीं किया है। आखिरकार उसका हुआन फैंग से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सुयुमो इसे स्वीकार कर लेती है। बाई जियाओरो निश्चित रूप से इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा वो ये भी जानती है कि बाई जियाओरो का कौशल बहुत मजबूत लगता है, जो हुआन फैंग के लिए एक बहुत अच्छा सहायक भी है। हालांकि वो इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक है। जी मिंगजियाओ के दिल में उसे अभी भी उम्मीद है कि हुआन फैंग बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करेगा। जब हुआन फैंग कई लड़कियों के साथ खाना खा रहा था, पेन चेंगफू के पिता भी खाना खा रहे थे। हालांकि हुआन फैंग के जीवंत और गर्म वातावरण की तुलना में पेन चेंगफू के पिता बहुत ठंडे थे। इस समय पेन चेंगफू के पिता को अपने बेटे की अधिक याद आने लगी और हुआन फैंग के प्रति उनकी नफरत बढ़ गई। हालांकि हुआन फैंग का कौशल उनकी अपेक्षा से परे था। जिन लोगों को उसने बाहर भेजा उनकी अभी तक कोई खबर नहीं है और उसने उन लोगों का पता लगाने के लिए अपने अधिकांश अंगरक्षकों को भी बाहर भेज दिया। वास्तव में पेन चेंगफू के पिता भी जानते थे कि क्योंकि उन्होंने लगातार अपने परिवार के गार्डों को बिना अनुमति के जियांगजू में स्थानांतरित कर दिया था, उनके परिवार के लोग पहले से ही उनसे असंतुष्ट थे। यदि वे जानते थे कि उसने बहुत से रक्षकों को खो दिया है तो वे उसे जाने नहीं देंगे। आखिरकार प्रत्येक रक्षक परिवार की संपत्ति है। परिवार के लिए इसकी खेती करना कठिन है। प्रत्येक हानि परिवार की एक बड़ी क्षति होती है। अगर हम एक साथ इतना कुछ खो देंगे तो परिवार इसे स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि पेन चेंगफू के पिता स्पष्ट रूप से अब इतना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अपने बेटे का बदला लेने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा। जहां तक घर में असंतुष्ट आवाजों की बात है तो उन्हें इस बारे में बात करने दीजिए। कौन? इस समय पेन चेंगफू के पिता के बगल में एक गार्ड ने अचानक उन्हें एक बड़ा पे दिया, जिससे वो उछल पड़े। क्या बात? क्या बात? पेन चेंगफू के पिता से पूछा। वापस गुरु के पास, ऐसा लगता है कि कोई आवाज है, गार्ड ने कहा। क्या कोई आवाज है? जाओ और देखो, पेन चेंगफू के पिता ने कहा। तुम्हें पता है, उसने अभी यहाँ एक खरीदा है। उसके पास कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं है, इसलिए रात में कोई असामान्य शोर नहीं होना चाहिए। हाँ, जब गार्ड ने उत्तर दिया तो उसने उस स्थान की तलाश की जहां आवाज अभी प्रकट हुई थी और उसे अतीत मिला। गार्ड के चले जाने के बाद पेन चेंगफू के पिता के पास केवल एक गार्ड रह गया था। जहां तक अन्य गार्डों की बात है, उसने उन्हें उन लोगों की तलाश करने के लिए भेजा जिनका संपर्क टूट गया था। मूल रूप से पेन चेंगफू के पिता का इरादा खाना जारी रखने का था। हालांकि गार्ड जिस जगह गया वहां अचानक लड़ाई की आवाज आई, जो बहुत तेज और भयंकर थी। जाहिर है कोई अंदर घुस आया। पेन चेंगफू के पिता थोड़ा घबरा गए। इसी समय गार्ड की आवाज आई, थोड़ी चिंतित और थोड़ी उन्मत्त। मास्टर, अब चले जाओ, कोई अंदर घुस आया है। पेन चेंगफू के पिता और भी अधिक घबरा गए। जैसे ही उसने चाकू और कांटा अपने हाथ में फेंका, वो अपना निवास स्थान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जहां तक उसके चारों ओर के आखिरी गार्ड की बात है, उसने उसका करीब से पीछा किया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1126 का यूडे का बदला। हालांकि पेन चेंगफू के पिता के निवास छोड़ने से पहले काले सूट में एक व्यक्ति उनके सामने आया। उस आदमी के हाथ में एक छोटा सा चाकू था जिससे खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि खून किसका था। आप कौन है? पेन चेंगफू के पिता ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। वास्तव में पेन चेंगफू के पिता ने कई बड़े दृश्य देखे हैं। हालांकि इस समय भी वो घबराया हुआ और खोया हुआ महसूस कर रहा था। आखिरकार चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, उसे अपनी जान का खतरा नहीं होगा। इस बार उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं है कि वो कहां से आया है। इसके अलावा उसके चारों ओर केवल एक गार्ड है, अन्य लोग आसपास नहीं है, जो उसे बहुत असुरक्षित बनाता है। पेन चेंगफू के पिता के सवाल का उस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो पेन चेंगफू के पिता को ध्यान से देख रहा था, जैसे ये पुष्टि करना चाहता हो कि क्या वो आदमी वही है जिसे वो तलाश रहा था। आश्वस्त होने के बाद वो हाथ में खंजर लेकर दौड़ा, जो भयंकर था। मास्टर, आप पहले जाएं, मैं उसे रोक लूंगा। इस समय पेन चेंगफू के पिता के आखिरी गार्ड ने उन पर जोर से चिल्लाया, फिर उस आदमी के खिलाफ दौड़ पड़े और दोनों पक्ष एक पल में एक साथ लड़ने लगे। गार्ड भी चिंतित था, क्योंकि उसे आने वाले व्यक्ति के शरीर में उससे कुछ अधिक मजबूत महसूस होता था और दूसरे पक्ष की बुरी आत्मा बहुत भारी थी। जाहिर है उसके हाथ में कई जिंदगियां थी। ऐसे व्यक्ति से निपटना बहुत कठिन होता है, उसके पास कौशल और युद्ध का अनुभव होता है। पेन चेंगफू के पिता गार्ड से लड़ने के लिए रुकना नहीं चाहते थे। ये देखकर कि गार्ड ने काले कपड़े पहने युवक को पकड़ लिया है, वो लड़खड़ाकर बाहर निकल गया। इस समय उसे पछतावा हुआ कि उसे इतने सारे गार्डों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। उसे अपनी ओर से और अधिक चीजें छोड़नी चाहिए थी, अन्यथा वो खुद को वहां नहीं जाने देगा जहां यह अभी है। हालांकि किसी भी चीज के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ से भाग जाना है। जब तक आप अपने जाने का इंतजार करते हैं, आपको ये देखने के लिए अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए कि कौन आपका जीवन चाहता है, और आप निश्चित रूप से उसे मरवा देंगे। जैसे ही पेन चेंगफू के पिता दौड़े, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि गार्ड उन्हें थोड़ी देर और खींचने में मदद कर सके। जब वो कार पर चढ़ा तो काले रंग का युवक उसे पकड़ नहीं सका और वो सुरक्षित रहा। जैसे जैसे लड़ाई और अधिक दूर होती गई, पेन चेंगफू का दिल धीरे धीरे शांत होता गया। ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बच सकते हैं। धिक्कार है, मुझे मत बताना कि यह किसने किया, अन्यथा। पेन चेंगफू के पिता ने दरवाजे पर कार की ओर भागते हुए कहा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं? इसी समय कार के दूसरी ओर एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति पेन चेंगफू के पिता के पास गई और हल्के से कहा, आप कौन हैं? बैकलाइट के कारण पेन चेंगफू के पिता ने चूंकि लोगों को अचानक नहीं देखा, लेकिन अब वहां लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। पेन चेंगफू के पिता और अधिक परेशान है। क्या आप मुझे नहीं जानते? पेन के मालिक। परछाई आखिरकार पास आ गई और इस समय पेन चेंगफू के पिता ने आखिरकार उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा। यह आप है? पेन चेंगफू के पिता ने कहा, ठीक है, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं होगा। बस जान लो, मैं आज तुम्हारी जान लेने और अपने बेटे का बदला लेने के लिए यहाँ हूँ। उस आदमी ने दुष्टतापूर्वक कहा, मानो उसके चारों ओर की हवा 2 बिंदु ठंडी हो गई हो। ये काईयूडे कैतियान के पिता है। इस अवधि के दौरान काईयूडे को कंपनी के संचालन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो सोच रहा है कि अपने बेटे का बदला लेने के लिए पेन चेंगफू के पिता को कैसे मारा जाए। इसलिए उसने पेन चेंगफू के पिता को मारने के लिए हत्यारे से संपर्क किया। इसके अलावा काईयूडे भी पेन चेंगफू के पिता को अकेले ही मारना चाहता है। ऐसे में वो उसकी निर्ममता को समझ सकते हैं। इसलिए आज रात जब हत्यारा यहाँ आया तो वह भी उसके साथ आया। काईयूडे को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लगा कि यह समय बहुत खतरनाक होगा, लेकिन प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से सुचारू थी। पेन चेंगफू के पिता के आसपास ज्यादा गार्ड नहीं थे। अब वो खुश था। आखिरकार उसे अपने बेटे का बदला लेने का मौका मिला। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। पेन चेंगफू के पिता आसपास की स्थिति को अपनी आंखों से देखते हुए काईयूडे के प्रति मददगार है। क्या आपको लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, या क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे धोखा देना आसान है? काईयूडे ने कहा कि हालांकि कोई स्पष्ट सबूत नहीं था। काईयूडे ने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि पेन चेंगफू के पिता ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यह विचार करते हुए कि उनके बेटे की इतनी कम उम्र में मृत्यु हो गई कि वह भी एक श्वेत व्यक्ति था जिसने काले लोगों को भेजा था, और किसी को भी इतनी बड़ी पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं मिली। काईयूडे के दिल में असीम नाराजगी थी। तो चाहे कीमत कुछ भी हो, वो पेन चेंगफू के पिता को मार डालेगा। मेरी बात सुनो, हम सब गलत हैं। यह मेरा बेटा नहीं है जिसे तुम्हारे बेटे ने मारा है, यह कोई और है। मुझे यह आदमी मिल गया है, मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारा आम दुश्मन है। अगर यह उसके लिए नहीं होता, हमारे दोनों परिवार अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। पेन चेंगफू के पिता ने कहा, अब मुझे परवाह नहीं है कि आपके बेटे को किसने मारा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह आपका आदमी है जिसने मेरे बेटे को मार डाला। ये बहुत आसान है, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। इसके साथ काईयूडे की आंखें लाल हो जाती हैं और वह पेन चेंगफू के पिता की ओर दौड़ती है। उसके हाथ में खंजर रोशनी के नीचे ठंडी सफेद रोशनी फैलाता है। नो पेन चेंगफू के पिता पलटे और भाग गए। हालांकि उनका शरीर, जिसके लिए उन्होंने लंबे समय तक व्यायाम नहीं किया, तेजी से नहीं दौड़ सका। सौभाग्य से काईयूडे वही थी और डिग्री बहुत तेज नहीं थी। दोनों लोगों की डिग्री लगभग एक जैसी थी। इस समय काईयूडे, जो पेन चेंगफू के पिता के पीछे दौड़ रहा था, जमीन पर पड़े किसी पत्थर से हिल गया। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ में जो खंजर था वो उसे संभाल न सका और गिर पड़ा। सौभाग्य से खंजर पेन चेंगफू के पिता से ज्यादा दूर नहीं था। इस अप्रत्याशित स्थिति ने दोनों को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर दोनों खंजर की ओर दौड़े। हालांकि क्योंकि काईयूडे को उठना पड़ा, इसलिए उन्होंने बहुत समय बर्बाद किया। जब वो खंजर के पास जाना चाहा तो पेन चेंगफू के पिता ने खंजर उठा लिया। हाँ, क्या तुम मुझे मारने नहीं जा रहे हो? चलो भी। पेन चेंगफू के पिता खंजर पकड़कर और काईयूडे की ओर क्रूरता से देखते हुए चिल्लाए कि वो काईयूडे से डर गए थे। अब फेंगशुई बारी बारी से घूमती है और अंततः उसका दबदबा बन जाता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।
बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1127 मर चुका है। आप क्या चाहते हैं? कई यूरे पेन चेनफू के पिता की ओर देखती है और पूछती है। आप क्या चाहते हैं? पेन चेनफू के पिता ने उपहास किया। बेशक यह वैसा ही है जैसा आप सोचते हैं, तुम्हें मार डालो। हालांकि पेन चेनफू के पिता ने अब मूल रूप से यह निर्धारित कर लिया है कि उनके बेटे को कैतियान ने नहीं बल्कि हुआंग फैंग ने मारा था। कैतियान ने लोगों को उसे मारने दिया था। कई यूरे भी इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, इसलिए वो खुद को जाने नहीं देंगे। अगर आज उसने उसे जाने दिया तो उसे आत्महत्या करने का एक और मौका मिल जाएगा। तो कई यूरे नहीं रह सकता। ये सोचते हुए पेन चेनफू के पिता की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी और वो कई यूरे के पास पहुंचे। कई यूरे ने घूमकर दौड़ना चाहा, हालांकि नीचे गिरने के तुरंत बाद उसके पैर में मोच आ गई होगी, इसलिए वो पहले की तुलना में बहुत धीमी गति से भागा और पेन चेनफू के पिता ने उसे आसानी से पकड़ लिया। पेन चेनफू के पिता ने उसकी पीठ की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसके हाथ में खंजर डाल दिया। जहाज का सबसे पिछला भाग। ओह, दोनों आवाजें लगभग एक ही समय पर लग रही थी। पेन चेनफू के पिता के हाथ का खंजर बहुत तेज था और आसानी से सियाई यूरे की पीठ में घुस गया। मूल रूप से कई यूरे ने एक दूसरे के लिए खंजर तैयार किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खुद को मारने के लिए एक हथियार होगा। उसकी पीठ थोड़ी देर के लिए अंदर डाली गई थी और कई यूरे अपने पैरों पर और भी लड़खड़ा रही थी। 2 कदम दौड़े बिना ही वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर चीख जारी रही। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार डालो, मेरे पास आओ, और यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो मुझे मारना जारी रखो। पेन चेनफू के पिता ने गुर्राते हुए कहा कि इस दौरान उनका मूड खराब था और वो काफी उदास थे। उसे बाहर निकलने की जरूरत थी। आखिरकार उनका बेटा मर गया। हालांकि उसके पास अधिकार और शक्ति थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो केवल अपने बेटे का बदला लेने के बजाय हत्यारे को अच्छी तरह से जीवित रहते हुए देख सकता था। इससे पेन चेनफू के पिता बहुत उदास महसूस करते हैं। ऐसा उसे पहले कब महसूस हुआ था? इसलिए इस समय जब वो मौका पकड़ता है तो उसे लगातार गुस्सा जाहिर करने की जरूरत होती है। पेन चेनफू के पिता ने खंजर निकाला और फिर कई यूरे पर फिर से जोरदार वार किया, जिससे सियाई यूरे, जो धीमी नहीं हुई थी और अधिक दुखी होकर रोने लगी। मैं तुमसे लड़ूंगा। इस समय कई यूरे, जो गंभीर रूप से घायल था, पलट गया और अपने खंजर के पास नहीं गया। उसने दोनों हाथों से पेन चेनफू के पिता की गर्दन पकड़ ली और बिना छोड़े मर गया। पेन चेनफू के पिता भी थोड़े घबराए हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि कई यूरे इतना क्रूर था कि उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं थी और वो खुद के साथ मरना चाहता था। हालांकि पेन चेनफू के पिता स्पष्ट रूप से मरना नहीं चाहते थे, कम से कम अभी नहीं। इसलिए उन्होंने कई यूरे से खंजर निकालने और फिर उसे सियाई यूरे में डालने के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा इस बार वो इसे सही छाती की स्थिति में डालता रहा। सियाई यूरे के पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन पेन चेनफू के पिता ने एक एक करके छेद कर दिए। उसके शरीर से ताजा खून बह रहा था, जैसे उसे पैसे नहीं चाहिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा कांप भी रहा था। हालांकि अगर वो अपने बेटे से बदला लेना चाहता था तो दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था। मरना, मेरे लिए मरना। पेन चेनफू के पिता भी अधिक से अधिक पागल प्रतीत होते हैं। खंजर लगातार बाहर निकाला और डाला जाता है। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ है। अंततः कई यूरे इतना आहत हुआ कि उसने अनिच्छा से अपना हाथ छुड़ाया और आसमान की ओर देखते हुए जमीन पर लेट गया। वहां वो अपने बेटे को अपने लिए बुलाते हुए देखता है। चिंता मत करो जियाओटिन, पिताजी जल्द ही तुम्हारे साथ होंगे। भविष्य में कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। कई यूरे जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसे अपनी चोटों की परवाह नहीं है और वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचता है। मरना, मेरे लिए मरना। पेन चेनफू के पिता हताशा की स्थिति में है। वो इस वाक्य को दोहराता रहता है। कई यूरे की रिहाई से उसके हाथ की हरकत धीमी नहीं हुई है। आखिरकार पेन चेनफू के पिता के लगातार हमले के तहत कई यूरे ने आखिरी सांस ली। हालांकि इस समय उसके चेहरे पर मौत का कोई डर नहीं था, केवल अफसोस था कि उसने पेन चेनफू के पिता को नहीं मारा। जिस दिन से उसका बेटा मारा गया, उसका हृदय मर गया है। अब वो मरने वाला है, उसे डर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि गंध वो अपने बेटे को फिर से देखेगी। पेन चेनफू के पिता के खंजर के नीचे सियाई यूरे की मृत्यु हो गई। मौत बहुत दुखद थी। पूरा व्यक्तित्व टूटे हुए बोरे जैसा था। हर जगह छेद थे, खून हर जगह बह गया। पेन चेनफू के पिता भी खून से लथपथ थे। हाँ, क्या तुम मुझे मारने नहीं जा रहे हो? चलो देखो किसने किसे मारा। पेन चेनफू के पिता अब कई यूरे की मौत है। वो बेतहाशा चिल्लाता है, मानो अपने शरीर की सारी घुटन को बाहर निकाल दे। जहाज का सबसे पिछला भाग। इसी समय एक छोटा सा चाकू उसके दिल पर लगा। उसे नहीं पता कि चाकू कहां से आया। ये बहुत तेज था। उसके शरीर पर प्रहार करने के बाद उसने बिना रुके सीधे मूठ के सिरे पर उसे घुसा दिया। पेन चेनफू के पिता के मुंह की हंसी अचानक बंद हो गई। उसने अपने हृदय की ओर देखा। खंजर मौजूद था और उसे बहुत गहराई तक घुसाया गया था। उसने उसे थोड़ा सा हिलाया तो उसे दर्द महसूस हुआ। हालांकि उसे अभी भी ऊपर देखने और अपने निवास की दिशा देखने में कठिनाई हो रही थी। निश्चित रूप से उसने वहां एक आकृति देखी और यह आदमी काले सूट में वो युवक है जो उसके निवास पर आया था। तुम पेन चेनफू के पिता ने एक दूसरे की ओर इशारा किया और कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कह नहीं सके। उसका मुंह खुला हुआ था और खून बह रहा था। स्पर्श पेन चेनफू के पिता का शरीर अचानक नीचे गिर गया। उनकी आंखें खुली हुई थी और वो आसमान की ओर भी देख रहे थे। हालांकि कई यूरे की मुक्ति के विपरीत उसकी आंखें पूरी तरह से उदासीन थी और दुनिया से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। वो मरना नहीं चाहता था। वो सचमुच मरना नहीं चाहता था। उसके पास जीने के लिए अभी भी कई अच्छे दिन बाकी थे। वो दशकों तक जीना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि सब व्यर्थ है। वो मरने वाला है। वो इस बात को समझता है। हालांकि वो स्पष्ट रूप से हार नहीं मानना चाहता। बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस समय उसे कोई नहीं बचा सकता है और काले सूट वाला युवक बाहर आ सकता है, जिसका अर्थ है कि उसका गार्ड भी मारा गया है। अब इस आवाज के आसपास कोई नहीं है। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद पेन चेनफू के पिता की अंततः अनिच्छा से मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आंखें बंद नहीं थी।
जाहिर है उसने अपनी आंखें बंद नहीं की और मरना नहीं चाहता था। काले सूट में युवक पेंग चेनफू के पिता के पास आया और अपना खंजर निकालने के लिए नीचे झुका। फिर उसने कई यूरे की ओर देखा जो पहले ही उसकी सांसें निकल चुका था और बिना एक शब्द कहे दूर हो गया। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1128 विवाद। अगली सुबह हुआन फेंग को क्यू निंगशुंग के मुंह से सियाई यूरे और पेन चेंगफू के पिता की मृत्यु के बारे में पता चला। दृश्य के आधार पर यह कई यूरे होना चाहिए जिसने पेन चेंगफू के पिता की हत्या की और फिर कई यूरे को दूसरे पक्ष में मार डाला। हालांकि कई यूरे इस बार जाने के लिए तैयार है। उसके पास एक सहायक होना चाहिए जिसने पेन चेंगफू के पिता की हत्या की और उसका रक्षक। क्यू निंगशुंग ने कहा। पता करो सहायक कौन है? हुआन फेंग ने पूछा। नहीं, हम अभी भी जांच कर रहे हैं। क्यू निंगशुंग ने कहा कि हालांकि वो सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी, लेकिन उसके लिए आपराधिक पुलिस टीम के दूसरी तरफ की चीजों के बारे में जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा। और वो ये भी जानती थी कि हुआन फेंग कई यूरे और पेन चेंगफू के पिता लगते थे। कुछ छुट्टियां, इसलिए दोनों की खबर जानने के बाद उसने जल्द से जल्द हुआन फेंग को सूचित किया। हुआन फेंग ने सिर हिलाया। यदि कोई गलत अनुमान नहीं है तो कई यूरे का सहायक ही वह हत्यारा होना चाहिए जिसे उसने पाया था। हालांकि हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि कई यूरे और पेन चेंगफू के पिता का अंत एक ही होगा। उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन और एक ही स्थान पर हुई। यह वही अंत है। क्यू निंगशुंग के फोन को लटकाने के बाद दूसरी तरफ बाई जियाओरो को भी खबर पता चली और वो क्यू निंगशुंग से अधिक जानती थी। पेन चेंगफू के पिता की मृत्यु के बाद लापता लोगों के अलावा उन्हें मिले गार्डों को, अन्य लोगों को आज सुबह साम्राज्य की राजधानी में पेंगस परिवार के नेता द्वारा वापस बुलाया गया था। मूल रूप से वे लोग बहुत असंतुष्ट थे। जियांगजू में उनके लगातार और बार बार दौरे से न केवल गार्डों को बहुत कुछ खोना पड़ा, बल्कि वो खुद भी मर गए। बाई जियाओरो ने कहा। सम्राट पेंग परिवार आ रहा है? हुआन फेंग ने पूछा। उन्हें पेन चेंगफू के पिता का शव इकट्ठा करने में मदद करने के लिए आना चाहिए। तदया के अनुसार जब पेन चेंगफू के पिता की मृत्यु हो गई तो साम्राज्य की राजधानी पेंग कैसे आ सकती थी? उस समय फिर से कुछ हो सकता है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। कोई नहीं आया। अंगरक्षक पेन चेंगफू के पिता के शव को सीधे राजधानी ले आए। बाई जियाओरो ने कहा। ऐसा लगता है कि शाही राजधानी में पेंग लोगों ने हाल ही में कुछ खबरें सुनी है। वे हाल ही में बहुत कम महत्वपूर्ण है। यदि वे परेशानी नहीं पैदा करते हैं तो वे परेशानी नहीं पैदा करते हैं, तो आप कर सकते हैं। फिलहाल निश्चिंत रहें। बाई जियाओरो स्वाभाविक रूप से जानती है कि हुआन फेंग किस बारे में चिंतित है। वो ये भी जानती है कि पेंग चेंगफू की मौत का हुआन फेंग से कुछ लेना देना है। हालांकि उसे कोई परवाह नहीं है। यह मत कहिए कि अब चीन की राजधानी पेंगजिया उनके राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के निशाने पर है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी वो हुआन फेंग के पक्ष में खड़ी होगी, भले ही उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन वो लगभग नहीं है। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा। पेंग इतने निर्दयी हैं कि उनके पास लाश इकट्ठा करने वाला भी नहीं है। हुआन फेंग की राय में भले ही वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता हो, पेन चेंगफू के पिता का शव लेने के लिए जियांगजू आने में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि दूसरा पक्ष अप्रत्याशित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को लेने आया जो नहीं आया, लेकिन सीधे गार्ड से उसे वापस ले जाने के लिए कहा, जो थोड़ा हताश लग रहा था। एक बड़े परिवार में रिश्तेदारी पतली होती है। बाई जियाओरो ने कहा कि राजधानी में उनका समय कम नहीं था। अपनी पहचान के कारण वो राजधानी के बड़े परिवारों के बारे में भी कुछ जानती थी, इसलिए वो पेन चेंगफू के पिता से बहुत आश्चर्यचकित नहीं थी। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई है। पेन के लोग गुप्त रूप से यहाँ की स्थिति की जांच करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। बाई जियाओरो ने कहा। मुझे पता है। हुआन फेंग ने कहा कि अब उनके लिए सम्राट पेंजिया अभी भी अपेक्षाकृत कठिन प्रतिद्वंद्वी है, इसलिए उन्होंने ज्यादा लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। दरअसल हुआन फेंग इस समय बहुत व्यस्त है। कार उत्पादन के अलावा उसे कुछ रेस्तरां भी खरीदने हैं। हालांकि रेस्तरां व्यवसाय को पहले रखा जा सकता है। आखिरकार उन्होंने भंडारण बॉक्स से जो सब्जियां निकाली उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं लगाया गया है और किराए के खेतों की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए फिलहाल वो तत्काल नहीं होंगे। हालांकि ऑटोमोबाइल उत्पादन आसान नहीं है। आखिर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और अहम है। सचिव क्यू और सचिव टैन सभी इसे देख रहे हैं, इसलिए हुआन फेंग ने विदेश जाकर कई उत्पादन लाइनें खरीदने की योजना बनाई है। वास्तव में हुआन फेंग का भंडारण बॉक्स उत्पादन लाइन का आदान प्रदान भी कर सकता है। हालांकि आखिरकार स्टोरेज बॉक्स से विनिमय मूल्य बदला जा सकता है, यह अधिक महंगा है। हुआन फेंग अभी भी इसे पहली बार हकीकत में देखना चाहते हैं। यदि कोई उत्पादन लाइन है जो उसके स्वयं के ऑटोमोबाइल उत्पादन को पूरा कर सकती है तो उसे वापस खरीदना बेहतर है। इसके अलावा हुआन फेंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए विदेशी ऑटो निर्माताओं के पास जाकर अपने क्षितिज का विस्तार करने की योजना बनाई है। हालांकि जब हुआन फेंग निकट भविष्य में विदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उस आंगन में एक बहस चल रही थी जहां वो पहले गया था और यह अभी भी उससे संबंधित था। नहीं, मैं हुआन फेंग के कार उत्पादन का समर्थन करने के लिए सहमत नहीं हूं, किंग प्रांत नंबर 2 ने जोर से कहा। इस बैठक का विषय हुआन फेंग के ऑटोमोबाइल निर्माताओं से संबंधित है। आखिरकार ये परियोजना किंगडाओ प्रांत के लिए भी एक बड़ी परियोजना है जिसमें पूर्व और पश्चिम दोनों शामिल हैं। इसलिए आज सचिव टैन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि सभी का समर्थन मिलेगा। बाद में नीति और अन्य पहलुओं के संदर्भ में वो इसे हुआन फेंग को कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकता है। आखिरकार अगर हुआन फेंग के उद्यमों का अच्छी तरह से प्रदर्शन किया जाता है तो यह उनके और पूरे प्रांत के लिए एक अच्छी बात होगी। हालांकि सचिव टैन को उम्मीद नहीं थी कि कोई बहुत आसान बात होगी, लेकिन उनका विरोध किया गया, विशेष रूप से नंबर 2 के स्पष्ट रवैये ने, जिसने सचिव टैन को आश्चर्यचकित कर दिया। सचिव टैन की राय में यदि हुआन फेंग का ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यम कीशिंग में स्थित है तो ये कीशिंग के लिए अच्छा होगा। उनके और नंबर 2 के पास उपलब्धियां हैं, इसलिए नहीं 2 कोई आपत्ति होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा।
जैसे ही उन्होंने इसका उल्लेख किया, दूसरे पक्ष ने सीधे तौर पर इसका विरोध किया या इसके बारे में सोचा भी नहीं। जाहिर है इससे पहले उन्हें ये खबर पता होनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने इस मामले पर विचार किया है और उनका अपना विचार है। क्यों? सचिव टैन ने सीधे पूछा। वो हुआंग फेंग, मैंने जांच की है और 2 छोटे कारखाने खोले हैं। मुझे ऑटोमोबाइल उत्पादन में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये ऑटोमोबाइल उत्पादन एक प्रौद्योगिकी गहन उद्यम है और कोई भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। नंबर 2 ने सीधे कहा। इसके अलावा मुझे उसके धन के स्रोत पर संदेह है। उसका परिवार ग्रामीण है और कोई पैसा नहीं है। हालांकि 2 छोटे कारखाने अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे कम समय में उसके लिए इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए मुझे संदेह है कि इसमें कुछ है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1129 तक का फोकस। मैं लीडर 2 से सहमत हूं। जैसे ही उन्होंने की प्रांत के दूसरे भाग पर बोलना समाप्त किया, किसी ने तुरंत सहमति व्यक्त की। मैंने हुआंग फेंग, उनके 2 कारखानों और हालिया प्रदर्शनी के बारे में सुना है। ये हमारे प्रांत में स्वतंत्र उद्यमिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट सफल मामला है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वो अभी भी अन्य क्षेत्रों में सफल हो सकता है। आखिरकार किसी की ऊर्जा सीमित है। आदमी रुका और जारी रखा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल उत्पादन अन्य उद्यमों से अलग है। हुआंग फेंग में वे 2 छोटी फैक्ट्रियां सभी झड़पे हैं। वे सफल हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर सकते। हालांकि ऑटोमोबाइल उत्पादन उच्च तकनीकी वाली एक परियोजना है। स्तर की आवश्यकताएं। अब चीन में ऑटोमोबाइल उत्पादन में अग्रणी उद्यम कोर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं, अधिकांश पैसा विदेशी उद्यमों द्वारा कमाया जाता है। यहाँ तक कि अब उनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है। बिल्कुल लाभ। वे जोखिम में हैं किसी भी समय दिवालियापन का। जैसे ही इस व्यक्ति के शब्द समाप्त होते हैं, निम्नलिखित चर्चा होती है। अपनी स्थिति के कारण ये लोग कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं, और वे ये भी जानते हैं कि बस उस व्यक्ति ने झूठ नहीं बोला है। घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यमों का पैमाना काफी बड़ा है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वे कितना लाभ कमा सकते हैं। कि प्रोविंशियल नंबर 2, जब उसने ऐसा दृश्य देखा तो उसका चेहरा नहीं बदला, लेकिन वो पहले से ही खुश था। आज की बैठक के लिए उन्होंने अच्छी तैयारी की थी। टोंग कियानजुन की खाता बही के कारण उन्होंने सचिव टैन को आश्चर्यचकित कर दिया और दूसरे पक्ष को पूरी तरह से यहाँ खड़ा होने दिया, और उनकी प्रतिष्ठा पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने मैदान में वापस जाने का फैसला किया, ताकि दूसरों को पता चले कि यह किनगई प्रांत है, और यहाँ आखिरकार उनका अंतिम निर्णय है। और सचिव टैन के शाही राजधानी में संबंध हो सकते हैं, लेकिन वह नहीं है एकमात्र व्यक्ति जो मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सचिव वांग ने अभी जो कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इस समय सचिव क्यू ने कहा कि अपनी वर्तमान क्षमता में वो ऐसी बैठक में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। सचिव वांग, जिन्होंने अभी कहा था कि शिंग नंबर 2 के दृढ़ समर्थक थे, जबकि सचिव क्यू सचिव टैन के करीबी थे, इसलिए सचिव क्यू को भी इस समय एक बयान देना चाहिए। जब हुआंग फेंग की बात आती है तो मैं भी इसे समझता हूँ। सचिव क्यू ने कहा, हुआंग फेंग हमारे प्रांत में एक युवा जुंजी है और उसकी 2 फैक्ट्रियां निश्चित रूप से सचिव वांग के मुंह में झड़पे नहीं है। रुइजी सीवेज उपचार उपकरण फैक्ट्री अब हमारे प्रांत में सबसे बड़ी और सबसे लोकप्रिय सीवेज उपचार उपकरण फैक्ट्री है प्रांत, लेकिन ये कारखाना हुआंग फेंग केवल आधे साल से भी कम समय से परिचालन में है और अभी भी तेजी से विस्तार कर रहा है। मुझे लगता है कि शिनेक्सिंग को सीवेज उपचार उपकरण के बाजार पर कब्जा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूरे देश में ऐसी फैक्ट्री का भविष्य आशाजनक हो सकता है। जहां तक दूसरे जियानियांग शराब की भट्टी की बात है, हालांकि मौजूदा पैमाने समय के कारण रुइजी अपशिष्ट जल उपचार उपकरण विनिर्माण संयंत्र के साथ तुलनीय नहीं है। इसकी प्रदर्शनी गति खराब नहीं है। इसके अलावा मैंने वाइन पी है जिसका स्वाद बहुत अच्छा है और विस्तार केवल समय की बात है। इसी तरह यह कोई छोटे पैमाने का कारखाना नहीं है। सचिव क्यू के बोलने के बाद मौके पर एक और चर्चा हुई। अब सभी को समझ आ गया है कि आज 2 गुटों के बीच लड़ाई है। लड़ाई अचानक हुई, लेकिन वाजिब भी है। सेक्रेटरी टैन और नो के बीच यह एक युवा व्यक्ति है। हालांकि सचिव टैन या नंबर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी हुआंग फेंग के बारे में जानते हैं, जिससे घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोग भी, जिन्होंने पहली बार हुआंग फेंग का नाम सुना है, उनके दिलों में हुआंग फेंग के प्रति बहुत रुचि है। और वे भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूं जो सेक्रेटरी टैन को नंबर 2 से लड़वा सके। सचिव क्यू की बात सही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हुआंग फेंग को देखा है। वो निश्चित रूप से जोकर नहीं है। इस समय सचिव टैन ने भी बात की। इसके अलावा जैसे ही उसने बात की, वो दृढ़ता से हुआंग फेंग के पक्ष में खड़ा हो गया। आप जानते हैं, हुआंग फेंग ने अब ऐसा किया, लेकिन इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। सचिव टैन स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि हुआंग फेंग की कार उत्पादन योजना में कोई दुर्घटना हो। सचिव टैन को एक दूसरे को केवल कुछ ही बार देखना चाहिए था और उन्हें उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानना चाहिए था। नंबर 2 ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सचिव क्यू से सहमत हूं कि हुआंग फेंग वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है, जिससे मैं इनकार नहीं करता। हालांकि सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि वो सभी चीजें अच्छी तरह से कर सकता है। ऑटोमोबाइल उत्पादन स्पष्ट रूप से एक नहीं है छोटी सी बात। मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अभी कुछ समय पहले ही स्नातक किया है, वो इसे अच्छी तरह से कर सकता है। मान लीजिए कि यह एक बहुत बड़ा नुकसान और बोझ है निपटने के लिए ऊर्जा और धन का बाद। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि हुआंग फेंग का पैसा कहां से आया। उसे 5 अरब युआन का निवेश करने की जरूरत है। यह अभी भी प्रारंभिक निवेश है। भले ही दोनों कारखाने ग्रामीण इलाकों से बाहर आते हैं, जैसा कि सचिव क्यू ने कहा, उनमें असीमित क्षमता है, लेकिन आखिरकार इतने कम समय में इतना पैसा कमाने के लिए समय बहुत कम है। नंबर 2 चला गया। कई लोगों ने घटनास्थल पर सिर हिलाया, खासकर कई लोगों ने सीधे तौर पर दूसरे नंबर का समर्थन किया। हालांकि सचिव टैन की पिछली बार टोंग कियानजुन की खाता बही में मजबूत पकड़ थी और नंबर 2 की प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई थी। आखिरकार नंबर 2 कई वर्षों से किनगई प्रांत में काम कर रहा है और नेटवर्क अभी भी मौजूद है, इसलिए आज की बैठक में कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं।
सचिव टैन भी झिझके। एक तो ये कि वो मौके पर कुछ दबाव में था। आखिरकार उसके पक्ष के लोग कुछ ही थे। सचिव क्यू के उनके प्रति दृढ़ समर्थन के अलावा अन्य, भले ही उन्होंने उनका समर्थन किया हो, सीमित थे। इसके अलावा वो हुआंग फैंग के फंड के स्रोत को लेकर भी चिंतित थे। आखिरकार वो अपनी पहचान जानता था और महसूस करता था कि हुआंग फैंग को अपने पैसे को लेकर कुछ समस्याएं थी। यदि उसे पता होता कि जो धन उसने किसी माध्यम से उधार लिया है तो वो उसे एक पंजीकृत निधि के रूप में उपयोग करता और स्वयं को दिखाता। उसके बाद जब उत्पादन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ तो पूंजी की भी कमी हो सकती है। इसलिए थोड़ी देर झिझकने के बाद सचिव टैन ने कहा, किन्गई प्रांत में अर्थव्यवस्था को सख्ती से विकसित करने के लिए कुछ उद्यमों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षमता वाले उन उद्यमों का दृढ़ता से समर्थन करना। कुछ देर रुकने के बाद सचिव टैन ने आगे कहा, बेशक मैं भी आंशिक रूप से नंबर से सहमत हूँ। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1130 सिस्टर कॉल्स। आखिरकार सेक्रेटरी टैन और नंबर 2 ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। सबसे पहले उन्होंने हुआंग फैंग की राजधानी की समस्या की जांच की। यदि उन्हें अपनी पूंजी से कोई समस्या नहीं होती तो वे स्वीकार करते और हुआंग फैंग के ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्यमों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करते। हालांकि वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। किंगशेंग नंबर 2 अंतिम परिणाम से काफी संतुष्ट था, लेकिन वो अभी भी इसे स्वीकार करने में सक्षम था, क्योंकि उसने हुआंग फैंग की स्पष्ट जांच की थी और सोचा था कि उसके लिए ऐसा करना असंभव था। इतना पैसा, अगर उसके पास वह पैसा था तो उसमें जरूर कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए जांच पूरी होने के बाद यह मामला सुलझ जाएगा। बैठक के बाद सचिव टैन ने सचिव क्यू को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि सचिव क्यू के हुआंग फैंग के साथ अच्छे संबंध थे। वो उसे समझाना चाहता था। सचिव टैन, कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ, सचिव क्यू ने कहा। सचिव क्यू स्वयं आश्चर्यचकित थे कि हुआंग फैंग ने एक ही बार में इतना पैसा लगाया। सचिव टैन की तो बात ही छोड़िए, जो हुआंग फैंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। इससे बचना कठिन है कि उसका कोई तल नहीं है। इसके अलावा यह कोई छोटी परियोजना नहीं है। एक बार इसके लागू हो जाने पर इसका असर पूरे प्रांत की निर्णय प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसलिए सचिव टैन इसे बहुत महत्व देते हैं और इसे तुरंत कर सकते हैं। और तान शू जी किन्गई प्रांत में पहले व्यक्ति हैं। हालांकि अब किंग राजवंश में उनका अंतिम अधिकार है। हाल की बैठक में नंबर 2 के समर्थक लोगों के पास अब भी बहुमत है, इसलिए सचिव टैन को भी कुछ कठिनाइयां हुई। आप समझ सकते हैं। कृपया हुआंग फैंग और मुझे बताएं, कोई रास्ता नहीं है। हालांकि उसे मुआवजा देने के लिए एक बार जब वो जांच में सफल हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे कुछ अनुकूल नीतियां जीतने में मदद करूंगा। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं। सचिव टैन भी थोड़ा शर्मिंदा थे। आखिरकार उन्होंने हुआंग फैंग से पहले ही वादा किया था कि कार उत्पादन में कोई समस्या नहीं होगी। नतीजा ये हुआ कि यह स्थिति बनी। उसे हुआंग फैंग के लिए खेद महसूस हुआ। ठीक है, मेरा मानना है कि हुआंग फैंग समझ सकते हैं, सचिव क्यू ने कहा। सचिव क्यू के अपने कार्यालय लौटने के बाद उन्होंने हुआंग फैंग को बुलाया। हुआंग फैंग ने कॉल रिसीव की। सचिव क्यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। उनके स्वयं के धन के स्रोत के बारे में संदेह करना आसान था और अन्य सभी मूर्ख नहीं थे। ये सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग को इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। मूलतः वो अपने लेआउट के पूरा होने तक प्रतीक्षा करना चाहता था। उस वक्त अगर किसी को खुद पर शक भी हो तो भी उन्हें डर नहीं लगता था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि कोई उन्हें इतना समय नहीं देना चाहता। किंगशिंग नंबर 2, हुआंग फैंग ने फोन रखने के बाद इस दृश्य को अपने सामने दोहराया। सचिव क्यू के अनुसार ये प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसने अपना संदेह जताया है। सचिव टैन को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाया है, इसलिए अगली जांच होगी। मुझे उम्मीद है कि यह स्टोरेज बॉक्स मुझे इसे हल करने में मदद कर सकता है, हुआंग फैंग ने खुद से कहा। हर बार जब हुआंग फैंग पैसे बदलता है तो वो तुरंत अपने खाते में अधिक पैसे कमा सकता है, लेकिन बैंक कोई आपत्ति नहीं उठाता है और खुद पर संदेह नहीं करता है। हुआंग फैंग का मानना है कि यह कैश बॉक्स का श्रेय होना चाहिए, क्योंकि कैश बॉक्स बैंक को धोखा दे सकता है। इसलिए किंगशिंग नंबर 2 और अन्य की जांच से निपटना असंभव नहीं है। इसके अलावा जब तक वो जांच से गुजर चुके हैं, सचिव टैन न केवल अपने बारे में दोषी महसूस करेंगे बल्कि भविष्य में अपना ख्याल भी रखेंगे। वहीं अगर किसी को खुद पर संदेह है और वो खुद जांच करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से पहले स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत है। वो आसानी से अपनी स्थिति की जांच नहीं करेगा। इसलिए हुआंग फैंग के लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। उनका मानना है कि भंडारण बॉक्स अतीत का सामना कर सकता है। हालांकि हुआंग फैंग ने प्रांत में अपनी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन वो इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं है। वो सिर्फ अपने फंड स्रोत की जांच कर रहे हैं, अन्य चीजों की नहीं। इसलिए वो अन्य काम करना बंद करने की योजना नहीं बनाता है। उत्पादन लाइनें खरीदना, कारखानों की तलाश करना या अपने स्वयं के कारखाने बनाना, ये सभी चीजें हैं जिन्हें पहले से निर्धारित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हुआंग फैंग एक समूह कंपनी स्थापित करने और अपनी कंपनियों को एकीकृत करने जा रहा है, अतः उसका अपना मुख्यालय भवन अवश्य होना चाहिए। बेहतर होगा कि ऐसा मुख्यालय भवन स्वयं ही बनाया जाए। इसके अलावा ऐसी इमारत 1 या 2 दिन में नहीं बनाई जा सकती, इसलिए इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द की जानी चाहिए। झाओ दा को सुबह हुआंग फैंग का गोदाम भी मिला। वहां हुआंग फैंग ने अपने दासों को सब्जियों के बीज उन्हें सौंपने की व्यवस्था की और मछली फ्राई को झाओ को गांव तक उनका पीछा करने के लिए कहा। सब्जियों की रोपण विधि और कुछ बातों पर ध्यान देने के लिए हुआंग फैंग ने बीज का आदान प्रदान करते समय उन्हें भंडारण बॉक्स दिया, मैनुअल, इसलिए उन्होंने सिर्फ झाओ दा को मैनुअल दिया। इसलिए हुआंग फैंग को सब्जी रोपण की व्यवस्था करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हुआंग फैंग, जो मनोरंजन के लिए समय और स्थान पर जाने ही वाले थे, को उनकी बहन का फोन आया। दरअसल हुआंग फैंग इस दौरान अपने परिवार के साथ फोन पर बात करते रहे हैं। हालांकि उसकी बहन किसी भी समय अपना मोबाइल फोन अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि वो सीनियर 3 में है।
इसलिए आम समय पर उनके भाई बहन के बीच ज्यादा संपर्क नहीं होता। आखिरकार हालांकि उसकी बहन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में निश्चित है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आराम करने का समय नहीं है। नमस्कार भाई, मैं तुम्हारे साथ खेलने जा रहा हूँ। हुआन फैंग की बहन हुआन फैंग टिंगटिंग वगैरह ने आश्चर्य से हुआन फैंग से कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। क्या बात है? हुआन फैंग ने संदेह से पूछा। अवांछित नहीं। उसने काफी समय से अपनी बहन को नहीं देखा था और उसने इसके बारे में जरूर सोचा होगा। हालांकि उनकी बहन सीनियर 3 में है। यह वो समय है जब उस पर सबसे अधिक शैक्षणिक दबाव होता है। क्या वो खेलने आ सकती है? ये हमारे स्कूल में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी है। मेरे माता पिता और मैं आपके पास खेलने के लिए जाने के लिए सहमत हुए हैं और वे सहमत हैं। हुआन टिंगटिंग ने उत्साह से कहा कि वो अपनी उम्र और स्कूल के कारण पहले कभी जियांगजू नहीं गई थी। इस बार उसकी बस छुट्टियां थी और वह आराम करने के लिए बाहर जा रही थी। दूसरी बात यह थी कि हुआन फैंग के माता पिता हुआन फैंग के बारे में चिंतित थे। इससे पहले अपने जीवन की शर्मिंदगी के कारण हुआन फैंग का अपने परिवार से बहुत कम संपर्क था। फिर उसने अचानक कहा कि उसने अपने दोस्तों के साथ एक फैक्ट्री खोली है और बहुत पैसा कमाया है। वो हर महीने अपने परिवार को पैसे भेजते थे। हुआन फैंग के माता पिता थोड़े असुरक्षित थे, इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी खेलने और आराम करने के लिए बाहर जाना चाहती है, तो वे हुआन फैंग की वास्तविक स्थिति को देखने के लिए जियांग राज्य आने के लिए सहमत हुए। यह अच्छा है। जब आप प्रतीक्षा करें तो मुझे बताएं, मैं आपको स्टेशन पर ले लूंगा। हुआन फैंग ने भी खुशी से कहा कि वो अभी भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1131 आध्यात्मिक परिवर्तन। ओह वैसे भाई, इस बार मैं अकेला नहीं गया था और मेरे 2 सहपाठी भी थे। हुआन टिंगटिंग ने अचानक हुआन फैंग से कहा। 2 छात्र। हुआन फैंग को कुछ संदेह है, ये पुरुषों और महिलाओं का है? महिला। हुआन टिंगटिंग ने कहा, भाई आप अपने माता पिता के समान कैसे हो सकते हैं? मुझे शुरुआती प्यार से डर लगता है। अपनी बहन के चुलबुले शब्दों को देखकर हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि इससे आपकी पढ़ाई में देरी होगी। अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस समय आप विचलित नहीं हो सकते। जब आपका कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई है, आप कई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई राय नहीं है। मैं कुछ के बारे में बात नहीं करना चाहता, हुआन टिंगटिंग ने कहा। ठीक है, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा, हुआन फैंग ने बिगड़ते हुए कहा। जब तुम आओ तो सावधान रहो, घर से बाहर जाना बेहतर है, तुम्हें पता है। हुआन टिंगटिंग बड़ी होने के बाद कभी विदेश नहीं गई, इसलिए हुआन फैंग को स्वाभाविक रूप से उसकी चिंता होती है। भाई मैं जानता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि हुआन टिंगटिंग को बचपन में हुआन फैंग के प्रति कुछ असंतोष था। मैं देख रहा हूँ टिंगटिंग बड़ी हो गई है, हुआन फैंग ने कहा। जब तुम आओगे मैं तुम्हें अच्छा समय बिताने के लिए ले जाऊंगा। वसंत महोत्सव के अलावा ये राष्ट्रीय दिवस हुआन टिंगटिंग की आखिरी छुट्टी होनी चाहिए, इसलिए हुआन फैंग भी अपनी बहन के साथ अच्छा समय बिताना और आराम करना चाहती है। हुआन टिंगटिंग की वर्तमान ताकत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने में कोई समस्या नहीं है, जब तक वो सामान्य रूप से खेलती है। इसलिए हुआन फैंग को जो करना है वो उसे दबाव कम करने में मदद करना है। एक और बातचीत के बाद हुआन फैंग ने फोन रख दिया। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे। उसने सोचा कि कब वापस जाकर देखने का समय निकाला जाए। हालांकि चूंकि वो हाल ही में बहुत व्यस्त था, बहुत सारी चीजें थी और समय नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन प्रथम आई। हुआन फैंग स्वाभाविक रूप से खुश थे। हुआन टिंगटिंग का फोन बंद करने के बाद हुआन फैंग स्पेटियो-टेम्पोरल मनोरंजन की ओर चला गया। कई दिनों की खबरों के बाद अब मूल रूप से हर कोई जानता है कि ली बिंगयुन ने स्पेटियो-टेम्पोरल एंटरटेनमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। लोग स्पेटियो-टेम्पोरल एंटरटेनमेंट के बारे में भी उत्सुक हैं। उन पत्रकारों और पपराजी को भी वही पसंद है जो उन्हें पसंद है। इन 2 दिनों में वे स्थानिक अस्थायी मनोरंजन में रुचि रखते हैं। कई तरीके हैं, लेकिन समय और स्थान मनोरंजन को आधिकारिक तौर पर आम लोगों की आंखों में प्रवेश करने दें। और ली बिंगयुन के शामिल होने की खबर के कारण जेन शुआई की भर्ती पिछले 2 दिनों में सुचारू रूप से चल रही है। वे नई कंपनियां हैं, इसलिए लक्ष्य वे छात्र हैं जो फिल्म और टेलीविजन कॉलेज से स्नातक होने जा रहे हैं और जिनके पास प्रदर्शन का कुछ अनुभव है। हालांकि बहुत सारे प्रसिद्ध अभिनेता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना आसान होता है और इसमें कोई दिखावा नहीं होगा। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये भी बहुत सहज होता है। हुआन फैंग ने जेन शुआई को इन लोगों के साथ लंबे समय के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। इस तरह अगर वो उनकी चापलूसी करेगा तो अन्य कंपनियां उसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगी। हुआन फैंग एक अच्छे इंसान नहीं है। यदि जिन लोगों को उसने विकसित किया है उनका अन्य कंपनियों द्वारा अवैध शिकार किया जाता है तो हुआन फैंग बहुत परेशान होंगे। इस बात को लेकर कि क्या वो उनकी प्रशंसा कर सकता है या नहीं, हुआन फैंग बहुत चिंतित नहीं है। अभिनेता लोकप्रिय नहीं है। एक है उनकी अभिनय क्षमता, दूसरा है बेहतरीन स्क्रिप्ट और आखिरी है प्रचार। इसलिए हुआन फैंग ने जेन शुआई से उन लोगों को कुछ प्रशिक्षण देने के लिए कहा जिन्हें भर्ती किया गया था। दूसरी ओर उन्होंने लगातार बुद्धिमान रोबोट से अधिक और बेहतर स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मेरा मानना है कि उन अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ जब तक उनका अभिनय कौशल गर्म आंखों के स्तर का नहीं है, अगर वे लाल की प्रशंसा करते हैं तो बहुत अधिक समस्याएं नहीं है। जब हुआन फैंग टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट में पहुंचे तो यहाँ आसपास ज्यादा पत्रकार नहीं थे। आखिरकार इन 2 दिनों में उन पत्रकारों को मूलतः वही खबरें मिली जो वे चाहते थे। हालांकि क्योंकि ली बिंगयू उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए ली बिंगयू के साथ साक्षात्कार नहीं चल सका है। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। सभी लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ली बिंगयू को नए सिंगल की तैयारी करनी चाहिए। यदि वो नहीं आता है तो ये समझ में आता है। जब हुआन फैंग कंपनी में प्रवेश करता है तो वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि यहाँ का माहौल स्पष्ट रूप से अलग है। हर कोई उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जब हुआन फैंग पिछली बार आए थे तब इसके खुलने में कुछ ही समय हुआ था। इन स्टाफ सदस्यों को यह भी पता है कि उनकी कंपनी एक नई कंपनी है और ऐसा लगता है कि उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है।
इस तरह उन्हें कंपनी के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि कुछ भ्रम के साथ। मुझे नहीं पता कि कंपनी के नेता एक यादृच्छिक गैंगस्टर बनना चाहते हैं या एक बड़ा गैंगस्टर। हालांकि जब से ली बिंगयून ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, ये सभी भ्रम और चिंताएं गायब हो गई हैं। वो ली बिंगयून है। वो मनोरंजन उद्योग में युवा पीढ़ी के नेता है। पूर्ण अग्रिम पंक्ति में कितनी कंपनियां इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, और उनकी कंपनी कई पुरानी कंपनियों के हमले के तहत ली बिंगयू के साथ टूट सकती है और हस्ताक्षर कर सकती है, जिसका अर्थ है कि कंपनी उन्हें पसंद नहीं करती है। इस तरह से बिना पृष्ठभूमि के ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा अगर ली बिंगयून ने स्वाभाविक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो निश्चित रूप से मनोरंजन मंडली में खेलने के लिए नहीं आएंगे। वो यहाँ खड़े होकर जरूर दिखाना चाहेंगे। इसलिए इन सभी कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब हुआन फैंग फिर से कंपनी में प्रवेश करता है, तो वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उनकी भावना बदल गई है। किस प्रकार के परिवर्तन के लिए हुआन फैंग का वर्णन करना आसान नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि वे अधिक आश्वस्त और ऊर्जावान है। स्वाभाविक रूप से उन कर्मचारियों ने भी हुआन फैंग को देखा और उन्हें नमस्ते कहने की पहल की। वे जानते थे कि हुआन फैंग कंपनी के बॉस थे। इसके अलावा जब तक उन्होंने ली बिंगयू के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तब तक हुआन फैंग भी हुआन फैंग का श्रेय था। जाहिर है हुआन फैंग में दूसरी पीढ़ी का अमीर व्यक्ति बनने की क्षमता होनी चाहिए। हुआन फैंग भी इन लोगों को देखकर मुस्कुराए और फिर सीधे जेन शुआई के कार्यालय में चले गए। मैंने कहा, यह आपका काम नहीं है कि आप कार्यालय के कर्मचारियों की व्यवस्था करें, बल्कि यह आपका काम है कि आप आते ही मेरे पास दौड़ें। जब जेन शुआई ने हुआन फैंग को अंदर आते देखा तो मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में इस अवधि के दौरान न केवल बाहर के सामान्य कर्मचारियों की भावना बदल गई है, बल्कि जेन शुआई की भावना भी बदल गई है। उनसे पहले वो महज एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी जो बस मौत का इंतजार कर रही थी। वो दिन भर यही सोचता रहता था कि कैसे खेलें, कैसे खाएं और कैसे पिए। उन्हें प्रगति करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने जो बार खोला वो अभी भी उसके पिता की बड़बड़ाहट को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से भिन्न है। क्योंकि उन्होंने हुआन फैंग के साथ इस मनोरंजन कंपनी की शुरुआत की थी, इसलिए उनमें आत्म सुधार की भावना है। उसका सारा शरीर और दिमाग इसमें लगा दिया गया है। यहाँ तक कि उन पूर्व मित्रों ने भी उसे खेलने के लिए बुलाया, उसने मना कर दिया। अब एक दिल समय और स्थान मनोरंजन पर है। वो केवल इस बारे में सोचता है कि समय और स्थान मनोरंजन कैसे बनाया जाए। मनोरंजन उद्योग के आधार पर इसका चीन में विस्तार होगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1132 ली बिंगयून का निकास। कार्यालय में अकेले रहने का क्या मतलब है? इसके अलावा यहाँ के व्यवसाय के प्रभारी हमेशा आप ही होते हैं। मैं यहाँ की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। आपको सीधे ढूंढने का ये सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए जेन शुआई से कहा और उसके बगल में रेत पर बैठ गया। आप ये भी जानते हैं कि मैं प्रभारी हूँ। आप एक बड़े बॉस हैं जिसके पास यहाँ पर्याप्त समय नहीं है। जेन शुआई ने शिकायत करने का अवसर लिया। वहाँ कई प्रतिभाएं हैं और मुझे इस जगह को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की आपकी क्षमता पर भी विश्वास है, हुआन फैंग ने कहा। हाँ, मैं परमानंद सूप से भर जाऊंगा, जेन शुआई ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में हुआन फैंग उस पर इतना भरोसा कर सकते हैं और प्रबंधन के लिए इस जगह को उसके पास छोड़ सकते हैं। वो अब भी बहुत खुश है। अभी जो शिकायतें हैं वे सिर्फ मजाक कर रही हैं। ठीक है, मजाक करना बंद करो, ली बिंगयू हुआन फैंग ने पूछा। कैसा रहेगा? मुझे नहीं पता, मैं अपनी स्थिति समायोजित कर रहा हूँ। मैंने यहाँ अन्य काम की व्यवस्था की है। जैसे ही वह गेट से बाहर होगी वो रिकॉर्ड कर सकती है, जेन शुआई ने कहा। हुआन फैंग, इस बार हमारा दबाव छोटा नहीं है। क्या आपका मतलब यह है कि अन्य मनोरंजन कंपनियों के गायक नए गाने बनाने जा रहे हैं? हुआन फैंग ने कहा कि उन्हें इसके बारे में समाचार पत्रों और इंटरनेट के माध्यम से पता चला। इतना खराब भी नहीं, जेन शुआई ने सिर हिलाया और कहा। इस बार ये जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर है। ली बिंगयून के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे हमारी कंपनी की एक पल में बड़ी प्रतिष्ठा हो गई है और इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। हालांकि ये कई पुरानी मनोरंजन कंपनियों को भी नाराज करता है। अब ये मनोरंजन कंपनियां हमें खेल से बाहर करने के लिए एकजुट होना चाहती हैं। इस बार उन्होंने ली बिंगयू के साथ नए एकल की घोषणा की है। 5 या 6 दूसरी पंक्ति के गायक, ये वास्तव में एक खतरा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जेन शुआई चिंतित है। चीन में बहुत सारे प्रथम पंक्ति के गायक हैं। इस बार उनमें से 2 और ली बिंगयू एक ही समय में नए एकल बना रहे हैं। इस तरह की चीज आमतौर पर पहले नहीं होती होगी। पहली पंक्ति के गायक आमतौर पर जुड़े हुए होते हैं। यदि वे नए एकल या एल्बम बना रहे हैं तो वे पहले हवादार हो जाते हैं और समय डगमगा जाता है। इसलिए एक तो उनके बिक्री प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करना है और दूसरा उनके बीच संबंधों से बचना है। अब 2 अग्रिम पंक्ति के गायक वास्तव में एक ही समय में नए एकल का प्रदर्शन करना चुनते हैं, जो स्पष्ट रूप से असामान्य है। ये ली बिंगयून की लय को दबाने के लिए है। इसके अलावा जैसा कि ली बिंगयून ने पहले कहा था, उसकी व्यापक ताकत को पहली पंक्ति में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि एक और वो गायन जैसी पहली पंक्ति के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। उसकी ताकत भी दूसरी पंक्ति का स्तर है। अब उसके साथ 2 प्रथम पंक्ति और 5 या 6 दूसरी पंक्ति एकल वितरित किए जाने हैं। उसकी दबाव शक्ति की कल्पना की जा सकती है। कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से उन पुरानी मनोरंजन कंपनियों के केक को छुएंगे। ये संघर्ष अपरिहार्य है। जब तक हम हर समय छोटे खेल खेलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक लोग हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। या हालांकि क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? हुआन फैंग ने कहा। बिल्कुल नहीं। जेन शुआई ने कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा था कि वो मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ा सौदा कर सकते हैं। वो हर समय थोड़ा उपद्रव करने को कैसे तैयार हो सकता है? मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि मिस ली बिंगयून का दबाव बहुत अधिक है, जो उसके स्विंग को प्रभावित करेगा। ये ठीक है, मुझे विश्वास है कि वो इसे उठा सकती है, हुआन फैंग ने कहा। इस समय जेन शुआई के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया और फिर एक व्यक्ति अंदर आया।
ये ली बिंगयून था जिसने पहले बंद कर दिया था और अपनी स्थिति को समायोजित किया था। मिस्टर जेंग, मेरी तरफ से तैयार है। जैसे ही ली बिंगयून अंदर आई, उसने जेन शुआई से कहा। फिर उसने रेत पर हुआंग फैंग को देखा। उसने आश्चर्य से कहा, हुआंग फैंग, तुम यहाँ क्यों हो? आओ और मिलो, तुम कैसे हो? क्या तुम तैयार हो? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए ली बिंगयू की ओर देखा और कहा, उसे गायब हुए कुछ ही दिन हुए हैं। ली बिंगयू पतली लगती है, ऐसा लगता है कि इन दिनों उस पर दबाव कम नहीं है। ली बिंगयू को दबाव महसूस हुआ। जब उसने पहली बार शुरुआत की तो वो उन प्रसिद्ध गायकों के साथ कार में नहीं टकराई। आखिरकार उस समय उसके पास कोई प्रसिद्धि नहीं थी, दूसरा पक्ष गाने मांगता था और वो उसके साथ सांस नहीं लेती थी, इसलिए वो उन मशहूर गायकों के साथ कार में नहीं टकराई। हालांकि उस समय वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उतनी तनावग्रस्त नहीं थी जितनी अब है। आखिरकार वो हुआंगफेक कंपनी की पहली शॉट थी। यदि उसने संतोषजनक परिणाम हासिल नहीं किए तो हुआंगफेक की नई कंपनी अच्छी शुरुआत नहीं कर पाएगी, जिसका बाद के काम पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ली बिंगयून कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। उसे हुआंगफेंग की कंपनी को अच्छी शुरुआत दिलाने में मदद करनी होगी। ऐसे में उन पर दबाव की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, हम किसी भी समय रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हैं, ली बिंगयून ने आत्मविश्वास से कहा। कई दिनों की छटाई के बाद उसे यकीन था कि वो सबसे अच्छी स्थिति में समायोजित हो गई है। इस समय गाने रिकॉर्ड करना उसका उच्चतम स्तर होना चाहिए। अगर इस समय रिकॉर्ड किए गए गाने दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है, चलो अब स्टूडियो चलते हैं। मैं बस देख सकता हूँ। हुआंग फैंग ने कहा कि वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि ली बिंगयून की आत्मा वास्तव में सबसे अच्छी स्थिति में है। इस समय वाकई गाने रिकॉर्ड करने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है, ली बिंगयून ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और दूसरी तरफ जेन शुआई ने भी स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं की, इसलिए वो उन्हें स्टूडियो में ले गया। जब वो स्टूडियो पहुंचे तो जेन शुआई ने हुआंग फैंग को उपकरण अंदर लाने में मदद की। उन्होंने विदेश से जो उपकरण आयात किए उनकी कीमत बहुत अधिक थी और उनकी कीमत लाखों में थी। बेशक जेन शुआई के शब्दों के अनुसार ये बेहतर है, लेकिन फिलहाल लाखों लोग ही काफी है। जब ली बिंगयू ने उपकरण आजमाए तो वो यहाँ की चीजों से बहुत संतुष्ट थी। जब वो मूल कंपनी में थी तो वो यहाँ जैसे ही उपकरणों का उपयोग करती थी या उससे भी बदतर, इसलिए अब वो ऐसे उपकरणों के उपयोग से बहुत संतुष्ट है। हुआंग फैंग और जेन शुआई फिर सेवानिवृत्त हो गए और कांच की खिड़की के पीछे खड़े हो गए और अंदर देखा। ली बिंगयून और कुछ अन्य आवश्यक कर्मचारी खिड़की में रह गए थे। जेन शुआई ने रिकॉर्डिंग इंजीनियर के लिए भी बहुत सारे पैसे दिए। जेन शुआई ने कहा कि दूसरे पक्ष की ताकत बहुत मजबूत है और उसे खोदा जा सकता है। एक तो उनकी कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार के लिए ली बिंगयू का आगमन है, दूसरा ये कि ली बिंगयू का आगमन हुआ। एक ये की कीमत काफी अधिक है जो हमें मिला है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1133 बार। हुआंग फैंग, क्या आपको लगता है कि हम इस बार अच्छी शुरुआत कर सकते हैं? क्या ली बिंगयून उन विरोधियों को हरा सकते हैं? स्टूडियो के बाहर जेन शुआई ने हुआंग फैंग से पूछा। जेन शुआई हुआंग फैंग के साथ एक मनोरंजन कंपनी स्थापित करने के व्यवसाय को बहुत महत्व देता है, इसलिए निश्चित रूप से उसे उम्मीद है कि कंपनी की प्रदर्शनी बेहतर और बेहतर होगी। हालांकि कंपनी की स्थापना के कुछ ही समय बाद वो कई मनोरंजन कंपनियों से घिरे हुए थे। सच कहूं तो जेन शुआई का दिल अभी भी बहुत तनावपूर्ण और अथाह है। बिल्कुल, हुआंग फैंग ने स्टूडियो में ली बिंगयू को देखा और मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ कहा, चाहे ये ली बिंगयू की ताकत हो या मेरे द्वारा उसके लिए तैयार किए गए गाने, वे सभी लोग हैं जो एक दूसरे के साथ तुलना कर सकते हैं। ली बिंगयू के गायन कौशल है उत्कृष्ट। इससे पहले वो दूसरी पंक्ति में भटक रही थी क्योंकि उसे इस बार अच्छे गाने नहीं मिले, जिससे न केवल हमारी कंपनी को अच्छी शुरुआत मिल सकती है, बल्कि यह भी हो सकता है उसे प्रसिद्ध बनाओ और एक शानदार पदोन्नति करो और एक ही झटके में अग्रणी गायिका बन जाओ। क्या आप अपने गानों को लेकर इतने आश्वस्त हैं? जेन शुआई ने हुआंग फैंग को अविश्वसनीय रूप से देखा और कहा कि उन्होंने ली बिंगयू के गायन कौशल से इनकार नहीं किया है। हालांकि गायन कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई अच्छा गाना नहीं है। यह एक सफेद टाई भी है, इसलिए ली बिंगयू के लिए तैयार किया गया हुआंग फैंग गीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे शुरू करने जा रहे हैं, आपको बाद में पता चलेगा, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जेन शुआई ने सिर हिलाया, बात करना बंद कर दिया और स्टूडियो में ली बिंगयू की ओर देखा। इस समय ली बिंगयू गंभीर थे। जाहिर है वो भी इस रिकॉर्डिंग को काफी महत्व देती थी। रिकॉर्डिंग जल्द ही शुरू होगी। हुआंग फैंग और जेन शुआई भी ली बिंगयू को सुनने के लिए ईयरफोन लाएंगे। जेन शुआई, जो ली बिंगयू के गायन से चिंतित थी, पहले वाक्य पर दंग रह गई। फिर ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सोचने की क्षमता खो दी हो और उसके विचार ली बिंगयू के गाने के साथ तैरते रहे। उसके मन में भी तस्वीरें थी। उन चित्रों की विषय वस्तु बिल्कुल वही गीत थी जो ली बिंगयू ने अब गाए हैं। ली बिंगयू की आवाज सुनकर हुआंग फैंग को राहत मिली। सच कहूं तो हालांकि वो पहले आश्वस्त था, फिर भी वो चिंतित था। आखिरकार इस एकल की रिकॉर्डिंग न केवल कंपनी की प्रदर्शनी से संबंधित है, बल्कि ली बिंगयू के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कंपनी की प्रदर्शनी अवरुद्ध कर दी जाती है। ली बिंगयू का आत्मविश्वास दिल पर भी पड़ेगा और यह विफल भी हो सकता है। ली बिंगयू द्वारा गाए गए पहले वाक्य को सुनने के बाद हुआंग फैंग ने अपना दिल वापस कर लिया, क्योंकि वो जो गा रहा है वो मूल से भी बदतर है और उससे भी अधिक भावनात्मक है। ऐसा नहीं है कि ली बिंगयू का गायन कौशल दूसरे पक्ष की तुलना में बेहतर है और दूसरा पक्ष इतनी जल्दी सुपरस्टार बन सकता है, इसलिए कुछ ताकत होनी चाहिए। लेकिन दूसरे पक्ष की तुलना में ली बिंगयू को इस गाने में अधिक रुचि है, स्पष्ट रूप से गहरी समझ है। वो गीत गा सकता है जो भावनाओं से भरपूर है। और पिछला मूल गायक इस गीत से लोकप्रिय होने में सफल रहा। मेरा मानना है कि ली बिंगयू भी इस गीत के साथ अपनी प्रसिद्धि और ताकत को दूसरे स्तर तक बढ़ाने और फ्रंट लाइन गायक बनने में सक्षम होंगे। इस समय स्टूडियो में ली बिंगयू पूरी तरह से शामिल हो गए हैं।
वो कई दिनों से बंद है, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन गीत को समझने और यह समझने की कोशिश कर रही है कि लेखक क्या व्यक्त करना चाहता है। बेशक ली बिंगयुन की राय में शब्द का लेखक हुआंग फैंग है, इसलिए वो गीत के माध्यम से हुआंग फैंग के अंत को समझना चाहती है कि आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। और इस गाने का मतलब बिल्कुल ली बिंगयू जैसा ही है। तो ली बिंगयुन को एक खजाना होने का एहसास है, भले ही वो पहले भी गाती रही हो, उसे अच्छा लगता था। अब जबकि उसे अन्य उपकरणों और कर्मियों का सहयोग प्राप्त है, तो उसे ये भी महसूस होता है कि वो अतिशयोक्ति की स्थिति में है। ये कब है? ली बिंगयू गाते हैं और रिकॉर्डिंग रूम के बाहर हुआंग फैंग को घूरते हैं। उसका चेहरा मधुर और प्रसन्न मुस्कान से भरा है। इस गाने में बताया गया है कि एक लड़की एक लड़के से छुप छुप कर प्यार करती है, लेकिन संकोच और शर्मीले स्वभाव के कारण वो इसका इजहार करने से डरती है। वो अब जो देख रही है वो उसकी अपनी खुशी की वस्तु नहीं है, लेकिन वो व्यक्त करने से डरती है। जब तक आप हुआंग फैंग को देखते हैं, ली बिंगयुन अंदर से बहुत सहज और शांत महसूस करते हैं, और केवल इस मामले में ही उनकी स्थिति को सर्वोत्तम तरीके से समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, ये खत्म हो गया। गाना बार बार गाने के बाद रिकॉर्डिंग के प्रभारी शिक्षक ने खुशी से कहा। एक पास हुआंग फैंग ने पूछा। हाँ, मिस बिंगयू बहुत अच्छी स्थिति में है, इस समय मुझ में कोई कमी नहीं है। रिकॉर्डिंग के प्रभारी शिक्षक ने खुशी से कहा। मिस बिंगयुन की ताकत अभी भी बहुत मजबूत है, और वो इस बार पहले से बेहतर है। इसके अलावा इस गीत की रचना उत्कृष्ट है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह गीत एक क्लासिक बन जाएगा, कई वर्षों तक गाया गया गीत। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस समय जेन शुए ने भी अपना ईयरफोन उतार दिया और नशे से भरे चेहरे के साथ कहा, ये गाना अद्भुत है, रचना से लेकर गायन तक। अगर यह गाना लोकप्रिय नहीं है तो कोई कारण नहीं है। तुम्हें गाने भी आते हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी मत हंसो, मैं गाना नहीं जानता, लेकिन जब मैं इसे सुनता हूं तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ जुड़ सकता हूं। अगर अन्य लोग इसे सुनेंगे तो ये कभी भी बुरा नहीं होगा। साथ ही इसकी धुन, यह इसे बना सकती है एक क्लासिक गीत। जेन शुए ने गंभीरता से कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें ये गाना वाकई पसंद है। ये गाना एक लड़की के गुप्त रूप से एक लड़के से प्यार करने के बारे में है। क्या आप अब भी उससे सहमत हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्टूडियो और जेन शुआई की बात सुनकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं, बस भूमिका को पलट दे। इस गाने को सुनने के बाद मैं फिर से अपने दूर के पहले प्यार के बारे में सोचता हूँ। शुरुआत में मैं उसी मूड में था, जेन शुआई ने जवाब दिया। हालांकि हुआंग फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शब्द और संगीत लिखने में इतने अच्छे हैं, जो उन शीर्ष उस्तादों से भी बदतर नहीं है। आपने ये गीत लिखा है। इस समय रिकॉर्डिंग इंजीनियर ने भी हुआंग फैंग को सदमे में देखा। उसने देखा था कि गाने की रचना उत्कृष्ट थी, और वो अभी भी सोच रहा था कि किस मास्टर का काम है। अप्रत्याशित रूप से वो युवक उसके सामने था। हाँ, वो था। इसी समय ली बिंगयू भी स्टूडियो से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डर की ओर देखा और कहा, अभी क्या हुआ? बहुत बढ़िया। बार बार उसके बाद उन्होंने हुआंग फैंग को देखा और ऐसा लगा कि उन्हें हुआंग फैंग में बहुत दिलचस्पी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे युवा से इस तरह का काम आएगा। यहाँ तक कि वे उस्ताद भी अपनी इच्छा से इस तरह का गीत और पदे नहीं बना सकते। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1134 निदेशक का प्रारंभिक निर्धारण। मेरी इतनी प्रशंसा मत करो, मुझे क्षमा करें। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुकूलन की इस अवधि के बाद वो अपने लिए अन्य स्थान पर कब्जा कर रहा है, ऐसी कोई असहज भावना नहीं है। हालांकि अगर ये लोग जानते हैं कि उनके पास गीत के समान गुणवत्ता के कई काम हैं, तो वे नहीं जानते कि उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार की होगी। तुम्हें मेहनती होना चाहिए, तुम्हें मुंह से विनम्र होना चाहिए और दिल से खुश नहीं होना चाहिए। जेन शुआई हिट, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छी चल रही है, वो अब बहुत अच्छे मूड में है। इसके बाद कई लोग स्टूडियो छोड़कर चले गए। हुआंग फैंग और जेन शुआई के कार्यालय लौट आए। ली बिंगयुन के पास करने के लिए अन्य काम थे। आखिरकार जब वो स्टूडियो में दाखिल हुई तो उसने बंद करना चुना। निपटने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। जहां तक रिकॉर्ड की बात है, वो पहले से ही अनुवर्ती कार्य में व्यस्त था। हुआंग फैंग और जेन शुआई ने उनसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहा ताकि जल्दी से तैयार उत्पाद तैयार किया जा सके। जिस निर्देशक और अभिनेता को आप तलाश रहे थे उसका क्या हुआ? जेन शुआई के कार्यालय में हुआंग फैंग ने जेन शुआई से पूछा कि हालांकि हुआंग फैंग हमेशा अपनी कंपनी के निर्देशकों और अभिनेताओं को प्रशिक्षित करना चाहते थे, अब ये शुरुआती चरण है। ये पहले प्रसिद्ध होना चाहिए। उनकी कंपनी द्वारा कई अच्छी फिल्में बनाने के बाद उनकी कंपनी से जुड़े नए लोगों को प्रशिक्षित करना काफी आसान हो जाएगा। निर्देशक को प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया गया है, यानी फैंग दाओ, जेन शुआई ने कहा। कौन सा फैंग दाओ? हुआंग फैंग ने पूछा। वो फैंग दाओ है जिन्होंने हाल ही में फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है, जेन शुआई ने कहा। यह वो है, आप उसे कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? हुआंग फैंग ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। फैंग दाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। और तो और वो न केवल कला फिल्में बल्कि व्यावसायिक फिल्में भी बना सकते हैं। इसके अलावा वो इंडस्ट्री में काफी मशहूर है। सामान्य लोगों के दिलों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहा जा सकता है कि वो बॉक्स ऑफिस की गारंटी है। जब तक कि उनके द्वारा निर्देशित फिल्में अलग अलग होंगी, ये बहुत पैसा कमाएगी, लेकिन इससे पैसा नहीं खोएगा। ये सिर्फ अधिक बनाने और कम बनाने की बात है। इसलिए कई निवेशक अपने चेक ऊंचे रखते हैं और चाहते हैं कि वो उनके कार्यों का निर्देशन करें। हालांकि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निश्चित रूप से यूं ही प्रभावित नहीं किया जा सकता। बिना अच्छी किताब के उनके बारे में बात नहीं की जा सकती। उनके लिए पैसा कमाना गौण है। इसलिए हुआंग फैंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे कि जेन शुआई ऐसे निर्देशक को आमंत्रित कर सकते थे। आपकी स्क्रिप्ट के लिए धन्यवाद, जेन शुआई ने कहा, और फिर उसने अविश्वसनीय चेहरे से हुआंग फैंग की ओर देखा। हुआंग फैंग, आप कौन हैं? आप बहुत कुशल हैं। यदि आपने पहले इतना अच्छा गाना बनाया है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। अब आप आकस्मिक रूप से एक स्क्रिप्ट प्राप्त कर सकते हैं जिससे फैंग दाओजान बहुत अच्छा नहीं हो सकता। आपका दिमाग क्या कर रहा है?
जब जेन शुआई निर्देशक के पास जाता है तो हुआन फैंग उसे एक स्क्रिप्ट देता है और उस स्क्रिप्ट के साथ निर्देशक के पास जाने के लिए कहता है। इस तरह सफल होना आसान हो जाएगा। इच्छा से नाटक निकालना क्या है, यह मेरा श्रमसाध्य काम है। हुआन फैंग का चेहरा लाल नहीं है। यदि आप इसे निकाल सकते हैं तो क्या आप मुझे एक दिखाएंगे? मैं तुम्हारे जैसे सनकी व्यक्ति से तुलना करने का साहस नहीं करता। हाँ तुम हो, जेन शुआई ने कहा। हालांकि आपकी स्क्रिप्ट वास्तव में अच्छी है। फैंग दाओ मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हालांकि आपने जो स्क्रिप्ट मुझे दी थी उसे देखने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और हमारे साथ सहयोग करने की पेशकश भी की। लागत आसान है, हालांकि निर्देशन की प्रक्रिया में हम उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह निश्चित है, एक आम आदमी केवल चीजों को बदतर बना सकता है। हुआन फैंग ने सिर हिलाया और कहा कि उनका एक दूसरे के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। हालांकि ली बिंग्यू को कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। क्या आपने उन्हें बताया? फिर गलती मत करना। हाँ, फैंग दाओ सहमत हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ली बिंग्यू का स्वभाव और चरित्र स्क्रिप्ट में महिला नंबर 1 के समान है। भले ही हम ली बिंग्यू की सिफारिश नहीं करते हैं, फिर भी वो ली बिंग्यू को ढूंढने और उसे खेलने देने के लिए कहेंगे, जेन शुआई ने कहा। ये बोलते हुए जेन शुआई ने हुआन फैंग की ओर देखा और कहा, हुआन फैंग, आपके और ली बिंग्यून के बारे में पिछली रिपोर्टें सच नहीं है। आप देखिए, आपकी कंपनी अभी शुरू हुई है। अगर वो नहीं चाहती तो उसने आपकी मदद करने का वादा किया है। फिर आपने उसके लिए गाने लिखे और उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की। क्या आपके पास दूसरों के बारे में कोई विचार है या आप एक दूसरे को पसंद करते हैं? आगे बढ़ो, बकवास मत करो। मनोरंजन के क्षेत्र में बस एक शब्द, ये गपशप हो सकता है। हुआन फैंग ने याद दिलाया। ली बिंग्यून और मैं दोस्त है। वो अपने दोस्तों की चिंता से बाहर आ सकती है। मैं दूसरों को यहाँ डूबने नहीं दे सकता, इसलिए हमें उसके लिए कुछ काम तैयार करने चाहिए। इसके अलावा वो अभी भी शीर्ष कार्ड है। हमारी कंपनी अब केवल उसकी फिल्में और गाने ही खरीद सकती है। हमें अब प्रतिष्ठा बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से उसका उपयोग किया जाएगा। मैं आपकी हर बात समझता हूँ, जेन शुआई ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक सामान्य दोस्त की तरह सरल नहीं है। आपने वो नहीं देखा जब उसने स्टूडियो में हार्ट बीट गाया, तो क्या उसकी आंखें आपसे कभी नहीं हटी? हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि वो अपने दिल में थोड़ा दोषी लगता है। ली बिंग्यू सामान्य समय में अपने लिए एक साधारण मित्र की तरह सरल नहीं लगते हैं। क्या वो वास्तव में अपने लिए उतनी ही दिलचस्प है जितना जेन शुआई ने कहा? मेरा नाम यूं ही नहीं है, जेन शुआई ने गर्व से कहा। तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। वो ली बिंग्यू है। कितने पुरुषों के सपनों के अंदरूनी सूत्र आपसे प्यार करेंगे। अगर उनके पुरुष प्रशंसकों को पता होता तो वे आपको फाड़ने के लिए यहाँ दौड़ पड़ते। झूठे मत बनो, हो सकता है कि तुमने गलत अनुमान लगाया हो। बर्फ के बादल द्वारा सुना जाना अच्छा नहीं है, हुआन फैंग ने कहा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? अगर मुझे इस पर विश्वास नहीं है तो आप पकड़ने की कोशिश करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जैसे ही आप पकड़ते हैं आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वो आप में रुचि रखती थी, जेन शुआई ने कहा। ठीक है, मैं यहाँ आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है। पहले चलते हैं। हुआन फैंग ने सोचा कि अगर वो दोबारा यहाँ रुका तो जेन शुआई द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। अरे मत जाओ, तुमने अपना मतलब बताया ही नहीं। जेन शुआई जाहिर तौर पर हुआन फैंग के अचानक भागने से असंतुष्ट है। हालांकि हुआन फैंग भी उसका प्रबंधन करता है और सीधे अपना कार्यालय छोड़ देता है। हालांकि जब हुआन फैंग कंपनी छोड़ने वाले थे तो अचानक उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने ली बिंग्यू की मदद करने के लिए पहले उन्हें भोजन करने के लिए कहा था। परिणाम स्वरूप जिस दिन वह आई उसे हटना पड़ा और फिर वो समापन समायोजन की स्थिति में थी। उसके पास हर समय नहीं होता था। आज के गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं तो समय तो होना ही चाहिए। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1135 प्रारंभिक निष्कर्ष। तो हुआन फैंग ने ली बिंग्यून को पाया और कहा कि उसका क्या मतलब है। ली बिंग्यून बिना सोचे सहमत हो गए। उसके बाद हुआन फैंग चले गए। हालांकि अभी जेन शुआई के शब्दों और ली बिंग्यू के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए हुआन फैंग का दिल अनिवार्य रूप से कुछ अलग महसूस करेगा। ऐसा लगता है कि बाई जियाओ ने पहले भी अपने साथ ली बिंग्यून के मामलों का उल्लेख किया था। केवल ली बिंग्यून की पहचान के कारण हुआन फैंग ने अधिक सोचा। जब हुआन फैंग ली बिंग्यून के गाने रिकॉर्ड करने में व्यस्त थे तब हुआन फैंग की जांच शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जांच का नेतृत्व किंग प्रांत के दूसरे नेता ने किया था। जांच बहुत सावधानी से की गई थी और जांच का मुख्य पहलू हुआन फैंग का पूंजी स्रोत था। पिछले 2 कारखानों के पूंजी स्रोतों की अच्छी तरह से जांच की गई है। ये हुआन फैंग ही थे जिन्होंने प्राचीन वस्तुएं बेची और उस समय नीलामी में गए, इसलिए इस बात का पता लगाना आसान है। इसके अलावा इसमें शामिल राशि बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए उन जांचकर्ताओं ने इस संबंध में बहुत अधिक समय नहीं लगाया। सार्वजनिक सर्वेक्षण का फोकस वो है जहां हुआन फैंग ऑटोमोबाइल उत्पादन में 5 बिलियन युआन का निवेश करना चाहते हैं। हालांकि बैंक के जमा रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अब उन्हें पता चला कि हुआन फैंग का पैसा विदेश से है और कई हस्तांतरणों के बाद वे हुआन फैंग के खाते में पहुंच गए। इसलिए शुरुआत में वे नहीं जानते कि पैसा किसका है और विदेशी बैंक स्पष्ट रूप से वे नहीं हैं जिनकी वे जांच करना चाहते हैं। इसके अलावा क्योंकि दूसरे पक्ष ने इसे कई हाथों से पारित कर दिया है, भले ही उन्हें इसकी जांच करने के लिए कहा जाए फिर भी उन्हें यह नहीं मिल सकता है। नेताओं, क्या आप हुआन फैंग को पकड़कर उससे पूछना चाहते हैं? इस समय एक युवा प्रांत के नेता और हुआन फैंग की जांच के प्रभारी मुख्य व्यक्ति ने नंबर 2 कार्यालय में सूचना दी। समझो, मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन सबूतों का क्या? अगर उसे बिना सबूत के गिरफ्तार किया जाता है तो लाओ क्यू और लाओ टेन सहमत नहीं होंगे। इसके अलावा यह मत भूलो कि उसकी एक और पहचान है, यानी वो एक सदस्य है राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, जिसे आम लोगों द्वारा उकसाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा वे बहुत सुरक्षात्मक है। ग्रीन प्रांत 2 कुछ अस्थिर कहते हैं। सबसे पहले वो हुआन फैंग की जांच में बहुत आश्वस्त थे। आखिरकार हुआन फैंग ग्रामीण इलाकों से है और उनके बहुत ही सरल व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए उनकी स्थिति की जांच करना आसान है। हालांकि वो इस तथ्य से निराश थे कि जांच स्पष्ट थी।
हुआंग फैंग अन्य चीजों की जांच करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि हुआंग फैंग और झेंग शुआई ने टाइम एंड स्पेस एंटरटेनमेंट की मनोरंजन कंपनी भी खोली। उन्होंने ये भी जांच की कि हुआंग फैंग के पास 5 अरब युआन कहां से आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कैसे। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि जब उन्होंने अपनी पहचान का उपयोग करके हुआंग फैंग के खाते की जांच की, तो हुआंग फैंग की जमा राशि केवल 5 बिलियन नहीं बल्कि 10 बिलियन थी। वो 10 अरब युआन है। ये सच नहीं है कि चीन में 10 अरब युआन से अधिक है। हालांकि वे लोग केवल अमीर हैं। अधिकांश घाटा स्टॉक और रियल एस्टेट से होता है। हुआंग फैंग के 10 अरब युआन खाते में बड़ी नकदी है, जो पूरी तरह से अतुलनीय है। ये कहा जा सकता है कि हुआंग फैंग का पैसा अब पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है। ये देखते हुए कि वो बहुत छोटा है और 10 बिलियन युआन नकद है, हुआंग फैंग का मूल्य और भी अधिक है। हालांकि इस तरह की जांच के नतीजे किंग प्रांत के नंबर 2 को बहुत परेशान करते हैं। आखिरकार हुआंग फैंग को सचिव टैन ने पाया, जो सचिव टैन के पक्ष में रहे होंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सचिव कीर के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ताकि वो खुद उनका इस्तेमाल न करें। तो हम क्या करें? उस आदमी ने पूछा। मेरे लिए जांच करते रहो, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ग्रामीण इलाके के एक व्यक्ति के रूप में विदेशी लोग उसे पैसे कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं? इसके अलावा उसे इतने पैसे देने में भी कुछ समस्याएं होनी चाहिए, किंग प्रांत नंबर 2 ने कहा। हाँ, उस आदमी ने उत्तर दिया। लगभग उसी समय सचिव टैन को हुआंग फैंग की जांच के बारे में भी पता था। वो इस बात से भी आश्चर्यचकित था कि हुआंग फैंग का इतना अमीर विदेशी मित्र था। वो इस बात से हैरान था कि कोई उसे इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर सकता है। दोनों के बीच संबंध स्पष्ट रूप से अलग थे और दूसरे पक्ष की पहचान अलग हो सकती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिव टैन ने पुष्टि की है कि हुआंग फैंग वास्तव में अमीर है और यह 5 अरब युआन से कहीं अधिक है। मान लीजिए कि उन्होंने पहले जो 5 अरब युआन की बात कही थी वो सिर्फ शुरुआती निवेश है। झूठ नहीं, झूठ नहीं। इससे सचिव टैन बहुत खुश हैं। यदि हुआंग फैंग किन्गई प्रांत में मजबूती से रह सकते हैं और वो केवल इसमें निवेश कर सकते हैं, तो ये किन्गई प्रांत में प्रदर्शनी के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। तो सचिव टैन अब क्या सोच रहे हैं कि हुआंग फैंग के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाए जाएं और उन्हें कैसे रखा जाए? मैंने सुना है कि हुआंग फैंग हाल ही में एक इमारत बनाने और अपने समूह का मुख्यालय बनने के लिए जगह की तलाश कर रहा है, सचिव टैन ने अपने सचिव से पूछा। हाँ, उसने ये पहले भी कहा था, लेकिन उसने यह अभी कहा, सचिव झांग ने कहा। ये कहना ठीक है कि हुआंग फैंग को किन्गई प्रांत में ही रहना चाहिए और उनका मुख्यालय भी किन्गई प्रांत में ही रहना चाहिए। सचिव टैन ने कहा, मुझे याद है कि माओशुन स्ट्रीट के ठीक आगे एक खाली क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र छोटा नहीं है। हाँ, सचिव झांग ने उत्तर दिया। हालांकि ये सुविधाजनक परिवहन सुविधाओं वाला एक समृद्ध क्षेत्र होना चाहिए, इसलिए बहुत से लोग अब भूमि की ओर देख रहे हैं। ठीक है, वो जमीन हुआंग फैंग को दे दो। उसे बताओ कि मेरा क्या मतलब है और उससे पूछो कि क्या वो ये चाहता है। सचिव टैन ने एक क्षण सोचा और कहा, वो ये भी जानते हैं कि भूमि अब मांस के टुकड़े की तरह है। कई लोग इसे घूरकर देखते हैं। हालांकि हुआंग फैंग को रखने के लिए उसे कुछ खून देना होगा। और तो और उसे अन्य लोगों की तुलना में हुआंग फैंग पर अधिक भरोसा है। ठीक है, सचिव झांग ने कहा, लेकिन वो गुप्त रूप से चौंक गया था। जमीन हासिल करने के लिए कई लोग गतिविधियों में लगे हुए हैं, रिश्तों की तलाश कर रहे हैं और यहाँ तक कि किसी को उसका सिर भी मिल गया है। इनमें से कई लोग अमीर संपत्ति डेवलपर हैं, लेकिन सचिव झांग को इसकी उम्मीद नहीं थी। अब तान शुजी ने सीधे जमीन हुआंग फैंग को दे दी। जहां तक हुआंग फैंग की राय का सवाल है, मुझे लगता है कि जब तक हुआंग फैंग मूर्ख नहीं है, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। बेशक वहां कीमत कम नहीं होगी। हालांकि हुआंग फैंग के मौजूदा वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में जीतना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उनके ऑटोमोबाइल कारखाने का स्थान जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सचिव टैन ने कहा कि हुआंग फैंग को लंबे समय से योजना शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन जांच अचानक सामने आ गई। हालांकि सचिव टैन की राय में हुआंग फैंग की जांच में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए उन्हें पहले के कुछ मुद्दों को सुलझाने में हुआंग फैंग की मदद करनी चाहिए। मुझे याद है कि उपनगर में एक फैक्ट्री है जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करती है। गंभीर पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसे दूर जाने का आदेश दिया गया था। अब ये खाली हो गया है। ये देखने के लिए जाएं कि हुआंग फैंग इसे चाहता है या नहीं, सचिव टैन ने अपने सचिव से कहा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1136 साइड चैन। उपनगर में फैक्ट्री का मूल मालिक कुछ समय के लिए दूर चला गया है, लेकिन क्योंकि भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फैक्ट्री का क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए नया मालिक नहीं मिला है। इस बार हुआंग फैंग एक ऑटोमोबाइल उत्पादन कारखाना स्थापित करने जा रहा है। उसे जिस कारखाने की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल छोटा नहीं होगा। आखिरकार हुआंग फैंग का प्रारंभिक निवेश 5 बिलियन युआन है, जो कोई छोटी बात नहीं है, और स्थान बहुत अच्छा नहीं है, जिससे ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। भले ही हुआंग फैंग उत्पादन लाइन पेश करता है, इसका उत्पादन कम समय में किया जा सकता है। इसलिए इस समय सचिव टैन ने इसके बारे में सीधे सोचा, कारखाने के स्थान की समस्या को हल करने में हुआंग फैंग की मदद की और कारखाने का एक नया मालिक पाया। बेशक हुआंग फैंग ये सब करने को तैयार था। यदि वो इसे नहीं देख पाता तो सचिव टैन उसे मजबूर नहीं कर सकता था। ठीक है सचिव टैन, मैं तुरंत उससे संपर्क करूंगा और उसे दिखाऊंगा, सचिव झांग ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, सचिव टैन ने कहा। सचिव टैन के कार्यालय छोड़ने के बाद सचिव झांग ने हुआंग फैंग को बुलाया और अपना अर्थ समझाया। हुआंग फैंग को स्वाभाविक रूप से इसमें दिलचस्पी थी, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के सचिव झांग के साथ घटनास्थल पर जाने के लिए सहमत हो गए। इस बार सचिव झांग को धन्यवाद। सचिव झांग को देखने के बाद हुआंग फैंग ने विनम्रता से कहा, बॉस हुआंग का स्वागत है। सचिव झांग ने हुआंग फैंग के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं की। अब सचिव टैन स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को बहुत महत्व देते हैं। यदि वो हुआंग फैंग के सामने प्रसारण करता है तो क्या वो अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर रहा है? इसके बाद वे एक साथ बाहर निकले। हालांकि सचिव झांग पहली बार हुआंग फैंग को उपनगर में कारखाने में नहीं ले गए, बल्कि हुआंग फैंग के साथ माओशुन सड़क पर खुली जगह पर गए।
सचिव झांग यहाँ क्या कर रहे हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं? सचिव झांग ने हुआंग फैंग से कहा। इतना खराब भी नहीं। हुआंग फैंग चारों ओर देखता है। यहाँ का क्षेत्र शहर के मध्य का प्रमुख क्षेत्र है। उनके सामने हुआंग फैंग ने भी इसके बारे में पहले सुना था। ये किसी अन्य रियल एस्टेट उद्यम की बोली लगाने वाली भूमि हुआ करती थी। हालांकि बाद में कुछ बदलाव हुए। उद्यम के पास पैसे नहीं थे और वो बंद हो गया, इसलिए इसे वापस ले लिया गया। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। इसके विपरीत यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सचिव झांग अब खुद को यहाँ ला रहे हैं और हुआंग फैंग के मन में कुछ अटकलें हैं। आप संतुष्ट हैं? सचिव झांग ने मुस्कुराते हुए कहा। सचिव टैन ने सुना कि आप मुख्यालय भवन बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ अभी भी एक खाली क्षेत्र है। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में हुआंग फैंग ये कहते हुए आश्चर्यचकित हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका अनुमान सच हो गया। हुआंग फैंग वास्तव में इन दिनों मुख्यालय के निर्माण के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। आखिरकार वो अपने मुख्यालय को बहुत आंशिक नहीं बनाना चाहता और अच्छे स्थान पर कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए इन दिनों वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अपना मुख्यालय कहाँ बनाया जाए। बेशक ये है, सचिव झांग ने कहा। सचिव टैन ने मुझसे आपको यहाँ दिखाने के लिए कहा। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप किसी भी समय औपचारिकताओं से गुजर सकते हैं। बेशक यदि आपके पास पैसा है तो आपको पिछले बॉस की कीमत का पालन करना चाहिए। बेशक कोई समस्या नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में हुआंग फैंग भी जानते हैं कि सचिव टैन अपना ख्याल रख रहे हैं। अब इस जगह पर बहुत से लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, खासकर वे रियल एस्टेट डेवलपर जो कीमत बहुत अधिक होने पर भी बेचने के बारे में चिंतित नहीं है। लेकिन अब सेक्रेटरी टैन ने ये जगह खुद को दे दी है। इसके अलावा कीमत अभी भी मूल कीमत ही है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ खरीदना चाहते हैं, यहाँ कीमत लंबे समय से नहीं बढ़ाई गई है। अब सचिव टैन का अपने लिए कीमत बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, जो बहुत दुर्लभ है। निश्चित रूप से सचिव टैन के लिए उस पर एहसान करना अभी भी उपयोगी है। हुआंग फैंग ने अपने दिल में सोचा कि वो समझ सकता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सचिव टैन को लगा कि वो पिछले मामलों के लिए खुद पर बकाया है और खुद को उसी समय रखना चाहता है, इसलिए वो खुद को ये सुविधाएं देगा। इसके अलावा हुआंग फैंग ने भी इस मामले को समझा। हालांकि उनकी जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन ऐसा लगता है कि समस्या बड़ी नहीं है। सेक्रेटरी टैन ने खुद पर विश्वास करने और अपने पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। जब वे यहाँ से चले गए और उपनगर में कारखाने में गए तो हुआंग फैंग भी इससे बहुत संतुष्ट थे। हालांकि भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्षेत्रफल काफी बड़ा था। इसके अलावा सचिव झांग के अनुसार जब तक उन्होंने जगह खुद खरीदी, कीमत कहना आसान था। इसके अलावा कुछ अन्य नीतिगत मुआवजे भी थे। हालांकि उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी। हालांकि निम्नलिखित छोटे अधिकारियों को अपनी परेशानी नहीं होती, उन्हें अभी भी बहुत जरूरत है। ये देखकर कि हुआंग फैंग को दी गई 2 जगहों पर कोई आपत्ति नहीं है, सचिव झांग भी बहुत खुश है। इस तरह भले ही उन्होंने सचिव टैन द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरी तरह से पूरा किया हो और पूरी प्रक्रिया में हुआंग फैंग खुद के प्रति बहुत विनम्र है। सचिव टैन की विशेष चिंता के कारण वो खुद को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, जिससे सचिव झांग अधिक संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि हुआंग फैंग अपने करियर का विस्तार करने में व्यस्त थे, तियानलो के 8 हिस्सों की दुनिया में डुआन यू ने भी जियांगू में अपना अनुभव शुरू किया। हालांकि शुरुआत में वो स्वैच्छिक नहीं था, लेकिन हटोया मोजी द्वारा पकड़ लिया गया था। उसे अब अपने अनुभव पर पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी परी बहन से मिला था और संयोग के बाद भी भाग्यशाली था। कियाओ फैंग भिखारियों के नेता संप्रदाय जियानवू में प्रसिद्ध दक्षिण कियाओ फैंग उत्तरी मुरोंग के साथ एक शपथ ग्रहण भाई बन गया। हालांकि दोनों नवगठित भाई फिर से शराब पीने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कियाओ फैंग को अचानक भिखारी संप्रदाय के शिष्यों से एक संदेश मिला कि 3 महिलाएं और एक पुरुष उनकी धर्मी शाखा में भाग रहे थे। वे दुर्घटनाओं से डरते थे और समर्थन मांगते थे। 4 लोग, आप इसका विरोध नहीं कर सकते। कियाओ फैंग थोड़ा असंतुष्ट लगता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है। कैसे कहें, हर शाखा में कई लोग हैं, दूसरी तरफ केवल 4 लोग हैं और वे इसका विरोध नहीं कर सकते। भिखारी संप्रदाय के शिष्य लड़खड़ा गए और ठीक से बोल नहीं सके। कियाओ फैंग को डुआन यू से कहना पड़ा, ऐसा लगता है कि यह शराब नहीं पी जा सकती, चलो चले और देखें। ठीक है, डुआन यू ने बिना सोचे समझे कहा। उसे मूल रूप से गिरफ्तार किया गया था। परी बहन से अलग होने के बाद उसके पास कुछ समय तक करने के लिए कुछ नहीं था, वो बस जाकर देख सकता था। डुआन यू को आश्चर्य हुआ जब उसने दया शाखा में अपनी परी बहन को देखा। भिखारियों के संप्रदाय के मुंह में अभी 3 महिलाएं और एक पुरुष परी बहनें थे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1137 फिर मिलेंगे। मिस वेंग अपनी परी बहन को देखकर डुआन यू मदद नहीं कर सका, लेकिन सीधे उसके पास चला गया। क्या आप भी यहाँ हैं? वांग युयान ने डुआन यू की ओर देखा और कहा कि उसे डुआन यू के बारे में अच्छी धारणा है। हालांकि पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई दोस्ती नहीं थी, फिर भी दोस्तों के बीच दोस्ती थी, इसलिए वो डुआन यू को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। हाँ, डुआन यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। दूसरी ओर कियाओ फैंग को बावड़ी मिल गया है, जो स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति है जिसने भिखारियों के संप्रदाय के शिष्य के मुंह में कुछ निर्दयी कहा था। जैसे ही कियाओ फैंग और बाओ डिफेंग बात कर रहे थे, लोगों का एक और समूह यहाँ आया। भिखारी संप्रदाय के 4 बुजुर्ग थे। उसी समय बाओ डिफेंग भी यहाँ आए। ये सिर्फ एक लड़ाई पसंद उपद्रव था। दोनों समूहों के मिलने के बाद, इससे पहले कि वे कुछ शब्द कहते, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और दृश्य तुरंत एक हो गया। हालांकि लड़ाई की प्रक्रिया में भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने उसे घायल कर दिया। उन्हें बिच्छू के जहर से जहर दिया गया और उनकी लड़ने की शक्ति खत्म हो गई। अपने भाई को जहर दिए जाने और घायल होते देख वो खुद को भिखारी संप्रदाय के बुजुर्गों से लड़ने से नहीं रोक सका। बड़े चेन, बेहतर होगा कि मैं पहले चौथे मास्टर फैंग को विषमुक्त कर दूं। इस समय कियाओ फैंग, जो लड़ाई देख रहा था, ने उस बुजुर्ग से कहा जिसने अभी अभी तूफान में जहर डाला था।
यह आदमी पहले हमें चुनौती देता है और उसकी मार्शल आर्ट कमजोर नहीं है। हमारी जान बचाने के बाद अंतहीन परेशानियां होंगी, बड़े चेन ने कहा। हालांकि यह एक अच्छा शब्द है, लेकिन हमने अभी तक भगवान को नहीं देखा है। हम उसके अधीनस्थों को चोट पहुंचाएंगे। हमेशा कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम नहीं कह सकते। आइए लड़ने से पहले विनम्र रहें, क्याओ फैंग ने कहा। वाइस गैंग लीडर मामिंग की मृत्यु मुरोग के हाथों हुई। हत्या की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। एल्डर चेन ने कहा, जाहिर है वो तूफान की बुराई को दूर करने के इच्छुक नहीं है। इसके अलावा वो ये भी सोचते हैं कि मुरोग ने पहले उनके उपनेता की मृत्यु की थी। आप पहले उसे विषमुक्त करें और फिर धीरे धीरे इसके बारे में बात करें। क्याओ फेंग ने कहा कि जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहता था। ये देखते हुए कि गिल्ड नेता जिद कर रहा है, बड़े चेन के पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसे अपनी बाहों से दवा निकालनी पड़ी और उसे ये कहते हुए देना पड़ा, मेरा गिल्ड नेता सबसे पहले परोपकारी और धर्मी है, जो कि मार्क है। बहुत बहुत धन्यवाद बुजुर्ग चेन। जू ने मार्क औषधि ली और उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने क्याओ फेंग की ओर देखा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड क्याओ। बड़े चेन, मैं इस मार्क का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? तो जू ने पूछा। घाव का जहर सूंघने के बाद दवा लगाएं, एल्डर चेन ने कहा। जू ने फिर से धन्यवाद दिया। बाद में उसने दुष्ट लोगों को ड्रग्स लेने में मदद करने के लिए बैठने के बारे में सोचा। हालांकि उन्हें बड़े चेन ने रोक दिया था। बिच्छू मूलतः एक ठंडी चीज थी, महिला इन थी और सांस नहीं ले पा रही थी। वांग युयान की लड़कियों के लिए ये कठिन है। यहाँ दो आदमी है, एक घायल है, दूसरा भिखारी संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों से लड़ रहा है। वे उससे दूर नहीं जा सकते। मैं मिस्टर फेंग को दवाएं दूंगा। इस समय क्याओ फेंग ने स्वेच्छा से काम किया और कई लड़कियां क्याओ फेंग के शब्दों से चौंक गई। आखिरकार क्याओ फेंग दुनिया के पहले गिरोह का नेता और एक प्रसिद्ध नायक है, जबकि तूफान सिर्फ एक नौकर है। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच अब भी दूरियां बनी हुई हैं। क्याओ फेंग के रवैये ने वास्तव में कई लड़कियों को चौंका दिया, विशेषकर जू ने। जब उसने क्याओ फेंग की ओर देखा तो वो पहले से ही कुछ अस्पष्ट नजर लेकर आया था। क्याओ फेंग ने कहा और तूफान की ओर चला गया। हालांकि इस समय डुआन यू भाग गया और कहा, बड़े भाई मुझे ये करने दो। उसके बाद उन्होंने क्याओ फेंग को मना करने का मौका नहीं दिया। वो बस तूफान के सामने बैठ गया और उसे दवाएं लेने में मदद की। फिर कई महिलाओं ने उसे नशीली दवाएं दी। जब दवा लगाई गई तो गड़बड़ी बेहतर हो गई। उन्होंने विनम्रतापूर्वक डुआन यू से कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। छोटी छोटी बातें, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। डुआन यू ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा। हालांकि ये दुष्ट तूफान वास्तव में प्रभु से प्रेम करने वाली एक लड़ाई है। अभी अभी जब उसकी चोट ठीक हुई है और उसकी ताकत भी वापस नहीं आई है, तो उसने फिर से एक और बुजुर्ग के साथ लड़ाई की है। आखिरकार ये भिखारियों के संप्रदाय का क्षेत्र है। हालांकि कुंग फू कमजोर नहीं है, फिर भी यह भिखारियों के संप्रदाय के कुत्तों की पिटाई से पराजित हो गया है। आखिरकार क्याओ फेंग की मदद के कारण ही वो कुत्ते की पिटाई में नहीं मरा। बाद में क्याओ फेंग ने सभी लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश की और उन्हें जाने दिया। मुरोग फू को खोजने के लिए फेंग शाओलिन मंदिर गया। ये बुरा नहीं है, पहले छोड़ दिया, लेकिन वांग युयान 3 महिलाओं को छोड़ने की जल्दी नहीं थी, लेकिन यही रुक गई। लोगों के बीच लड़ाई की प्रक्रिया में भिखारी संप्रदाय के बाओदी भिखारी संप्रदाय के एक अन्य नेता क्वान गुआनकिंग भी आ गए। वो भिखारी संप्रदाय के कई शिष्यों को भी लेकर आए। जब वे क्याओ फेंग से मिले तो उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो पहले हुआ करता था, लेकिन उन्हें घृणा हुई। ऐसा लगता है कि क्याओ फेंग ने उनकी शक्ल से कुछ देखा और कई बुजुर्ग घटनास्थल पर आए। हालांकि कानून को प्रसारित करने और लागू करने वाले 2 बुजुर्ग हर समय उपस्थित नहीं होते थे, जिससे क्याओ फेंग के संदेह और बढ़ गए। मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने वाले 2 बुजुर्गों के बारे में क्या ख्याल है? क्याओ फेंग ने क्वान गुआनकिंग को घूरते हुए पूछा। मैंने आज 2 बुजुर्गों को नहीं देखा, क्वान गुआनक्विंग ने कहा। हालांकि क्याओ फेंग को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भिखारी संप्रदाय के शिष्यों की शक्ल देखी। अब उनमें से एक असामान्य दिखता है। उन्होंने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। झांग क्वानजियांग, आपका कर्णधार क्यों नहीं आया? मैं नहीं जानता, झांग क्वानजियांग ने घबराहट में कहा। पता नहीं, क्या तुमने उसे मार डाला? क्याओ फेंग ने पूछा। नहीं, बड़ी बाई अच्छी है, वो मरा नहीं है, वो अच्छा है। यह मेरा काम नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया। झांग क्वानजियांग घबरा गए और कहा कि क्याओ फेंग की मजबूत गति के तहत उनका पूरा व्यक्ति पूरी तरह से घबरा गया था। ये किसने किया? क्याओ फेंग ने पूछा। झांग क्वानजियांग ने उस आदमी का नाम नहीं बताया, लेकिन उसकी नजर क्वान गुआनकिंग पर पड़ी और क्याओ फेंग ने स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ समझ लिया। क्याओ फेंग गतिहीन था, लेकिन अनजाने में वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। झांग क्वानजियांग, आप 2 बुजुर्गों, कानून प्रवर्तन और मार्शल आर्ट ट्रांसमिशन को आमंत्रित करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आप अपना अपराध कम कर सकते हैं। इसके साथ ही क्याओ फेंग ने चारों ओर देखा और कहा, बाकी सभी लोग एक ही स्थान पर खड़े हैं, मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी हिलने की अनुमति नहीं है। फिर झांग क्वानजियांग लोगों को 2 बुजुर्गों, कानून प्रवर्तन और मार्शल आर्ट ट्रांसमिशन को आमंत्रित करने के लिए ले गए। इस समय क्याओ फेंग ने डुआन यू को भिखारी संप्रदाय के 4 बुजुर्गों से मिलवाया। हालांकि इस समय क्याओ फेंग को भी लगा कि 4 बुजुर्गों के साथ समस्याएं थी, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नहीं दिखे। जब क्याओ फेंग ने डुआन यू को कई अन्य बुजुर्गों से मिलवाया तो झांग क्वानजियांग भी 2 बुजुर्गों के साथ वहां आए, जिन्होंने मार्शल आर्ट की शिक्षा दी और कानून का पालन किया। जब वे आए तो बहुत आक्रामक थे। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1138 खुबानी वन घटना। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों प्रेस्बिटेरियन नाराज थे। क्वान गुआनकिंग ने पहले उन्हें धोखा देकर नाव में बिठाया था और उनके चारों ओर घास और तेल था। उन्हें किसी भी वक्त मौत का खतरा था। भिखारियों के संप्रदाय में उन्हें पहले धर्मी चरित्र होना चाहिए था और वे आमतौर पर धर्मी नायक थे, लेकिन अब उन्हें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। जाहिर तौर पर उनका मूड ठीक नहीं है।
कानून प्रवर्तन बुजुर्ग बाई शिजिंग के अनुसार कियाओ फेंग भी जानता है। इस बार न केवल क्वान गुआनकिंग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बल्कि 4 अन्य बुजुर्गों ने भी भाग लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कानून प्रवर्तन और मार्शल आर्ट ट्रांसमिशन के 2 बुजुर्गों के अलावा अन्य सभी बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कियाओ फेंग को जो बात गुस्सा दिलाती है वो ये है कि वो अभी भी नहीं जानता है यहाँ अंत है, मामला क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। हालांकि उन बुजुर्गों ने उसे लंबे समय तक आश्चर्यचकित नहीं किया। वो 4 बुजुर्ग